माध्यम से वास्तु करना आता है, हाँ। मेरी बिटिया करती है, वो अपने टैरो कार्ड्स खोलती है और वो बता देती है कि आपके घर में वास्तु की ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ठीक है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो क्योंकि वो चीज़ आपको कनेक्ट करती है। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आपकी एक वास्तु कुंडली बन जाती है। अच्छा, जो प्रश्न कुंडली के साथ जोड़ी जाती है, कॉम्बिनेशन होता है ये वास्तु कुंडली प्लस आपकी प्रश्न कुंडली, दोनों को मिलाकर ये बता दिया जाता है कि आपके घर में कहाँ क्या रखा हुआ है जो आपको पीड़ा दे रहा है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी पीड़ा दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स बहुत पीड़ा देते हैं। और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं? अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपके घर के अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहीं पर बंद पड़ा है, अच्छा, तो वो आपको दिक्कत दे जाएगा। घड़ी भी बंद होना? घड़ी बंद तो वैसे ही अच्छी नहीं होती। घड़ी बंद होना मतलब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होना। अच्छा, हाँ ठीक है। अगर सेल की वजह से बंद है तो बात अलग है, अभी कमेंट्स आने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। सेल की वजह से बंद है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके यहाँ बार बार घड़ियां बंद हो जाती हैं, हाँ। तो इसका मतलब वहां पे कोई बहुत हाई लेवल एनर्जी वर्क कर रही है। आप मेरे घर चलेंगे, हाँ जी, जहाँ मेरे ठाकुर जी हैं, आपको मेरे घर के अंदर कोई भी घड़ी एग्जैक्ट टाइम दिखाती हुई नहीं मिलेगी। सब आगे पीछे। और आप दिन में उसको 10 बार ठीक कर लीजिए, हाँ। वो हमेशा आगे ही चलेगी, पीछे भी नहीं चलेगी। ऐसा क्यों? ठाकुर जी, इतनी सुप्रीम पावर वहाँ लगी है कि वक्त वहाँ एक साथ, मतलब घड़ियाँ काम ही नहीं करती। आप मेरे सखा की कलाई पर घड़ी रख दीजिए चलती हुई, वो बंद हो जाती है। अच्छा, तो मैम ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी हो सकते हैं, जैसे आपने बोला म्यूजिक सिस्टम? बिल्कुल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद पड़े हैं, हाँ। तो ये आपके शनि और राहु दोनों को प्रभावित करते हैं। आपके जीवन के अंदर वृद्धि रुक जाने लगती है, आपके जीवन के अंदर चीज़ें स्टक होने लगती हैं, आपकी सोच कहीं ना कहीं बंध जाती है, शत्रु आप पर हावी होने लगता है, आपके रिलेशनशिप में बेवजह लड़ाइयाँ कलह चालू हो जाते हैं, घर के अंदर बेवजह की चीज़ें होने लगती हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है, आपकी लाइफ बिल्कुल अनस्टेबल होने लग जाती है। आप सोच कुछ और रहे होते हैं, आपके साथ होने कुछ और लग जाता है, आपकी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाती। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपको उसका रिजल्ट ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमने घर में कुछ कहीं एक गलती कर रखी है। बिल्कुल, आपने कुछ एक गलती कर रखी है, या आपने कुछ ऐसी चीज़ों को डम करके रखा हुआ है जो घर के अंदर डम्ड होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, डम्ड मतलब? बंद करके आपने उसको पटक दिया है। अच्छा, यूज में नहीं ला रहे? यूज नहीं ले रहे हो आप उस चीज़ को। बिना यूज करे हुए पेन बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल को खराब कर देते हैं। अच्छा, हाँ, टूटे फूटे पेन जिनके स्केचेस के इंक खत्म हो जाती है, और फिर भी हम उसको रख लेते हैं अपने यहाँ पर, वो भी आपको दिक्कत पैदा करते हैं, कंसंट्रेशन लेवल खराब होने लगता है। हम ऐसी कुछ और हेल्दी या बेकार प्रैक्टिसेस घरों में जो आप, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी इन चीज़ों में? हाँ जी। जैसे कि घर के अंदर हमेशा बोला जाता है कि नमक के पोछे ज़रूर लगाने चाहिए। अच्छा, थर्सडे और संडे छोड़कर नमक के पोछे लगाइए, इससे आपके घर का ऑरा हमेशा क्लीन रहता है, आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा जाती रहती है। जैसे कि कहते हैं कि अगर आप एक गणपति जी, वैसे तो गणपति जी भी इसके अंदर स्पेसिफाइड होते हैं, अच्छा, कि इसी धातु के या इसी चीज़ के गणपति अगर आप गेट पर लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है और आपके घर के अंदर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र नहीं हो पाता। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर चलिए मैं ये कहती हूँ आपको कि एक नहीं आप कोई भी स्पेशल लगा रहे, तो आप जनरल कोई भी एक गणेश जी वहाँ पर अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। अब इसके अंदर वास्तु ये कहता है कि गणेश जी की पीठ नहीं होनी चाहिए कभी भी घर की तरफ। हाँ, घर के अंदर। तो उसमें क्या होता है, वो एक जैसे बिल्कुल गणपति जी ऐसे दोनों तरफ विपरीत करके दोनों की पीठों को मिला दिया जाता है और वो विराजमान कर दिए जाते हैं। ओह, ठीक है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर जैसे हमेशा कहते हैं तोरण लगा के रखनी चाहिए, है ना जी। वैसे तो ये तोरण कैसे बनती थी बेटा, पत्तों से लगाई जाती थी पहले के जमाने में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और विशेष तिथियों पे लगाई जाती थी, जैसे कि पूर्णिमा पे लग गई, एकादशी पे लग गई, चतुर्थी पे लग गई, अष्टमी पे लग गई। तो ये क्या है, 3-4 दिन रहती थी फिर हट जाती थी, फिर 3-4 दिन रहती थी फिर हट जाती थी। पर चलिए अब लाइफ बहुत भागती दौड़ती है, कौन करेगा। हाँ। तो तोरण लगा के रखिए। तोरण लगाने में एक और उसके अंदर चीज़ विशेष रूप से होनी चाहिए, उसके अंदर कौड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। ओके।
हम तो आजकल कुछ भी डेकोरेशन के हिसाब से हाँ, लगा रहे बंदरवाल, artificial। लेकिन नहीं, तोरण का मतलब ये होता है उसके अंदर कौड़ियाँ जरूर होनी चाहिए। क्यों? एक तो महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करती हैं आपके घर की तरफ, अच्छा, घर में आने वाली हर विपदा को, हर नेगेटिविटी को दूर भगा देती हैं, ऐसे जोर से फेंकती हैं दूर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम इन जनरल यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में, हाँ जी, तो इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती ही मिलती है। जैसे कि अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर हल्दी का स्वास्तिक समय समय पर बनाते रहें, हाँ विशेष तिथियों पर, विशेष त्योहारों पर, तो इससे हमारा घर हमेशा प्रोटेक्ट रहता है। हल्दी का स्वास्तिक हाँ जी, हम अगर अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बनाते रहें समय समय पर, हाँ जी, पुराना गंगा जल से साफ कर दीजिए, उसके ऊपर दोबारा बना दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको स्वास्तिक के ऊपर भी एक चीज़ बताती हूँ। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे विशेष मंदिर हैं जहाँ पर स्वास्तिक उल्टे बनाए जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए। हमें लगता है कि वो गलत बनाए हैं। कई बार मैं देखता हूँ, मुझे भी लगता है कि पंडित जी ने ऐसे क्यों बना, क्योंकि शेप सबको पता है ये वाली है, बट वो जब उल्टी बनती है तो। उज्जैन के अंदर एक गणेश जी का मंदिर है, हाँ, जहाँ पर ये विशेष रूप से बनाया जाता है। अच्छा, मन्नत मांगकर उल्टा सातिया बना दिया जाता है, हाँ। और फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर उसको सीधा कर दीजिए। अच्छा, सारे भक्त खुद करते हैं। हाँ, इसी प्रकार से हमारे जयपुर के अंदर एक नहर के गणेश जी हैं, उनके यहाँ भी यही किया जाता है अच्छा, कि उल्टा सतिया बनाया जाता है, और जब आपकी चीज़ पूरी हो जाए तो फिर उसको सीधा कर दिया जाता है। वृंदावन के अंदर महालक्ष्मी का एक मंदिर है, हाँ, वहाँ पे गोबर से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है, अच्छा। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप जाकर उससे सीधा कर दीजिए। ठीक है? तो हर चीज़ का ना, हर विपरीत चीज़ का भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक पॉजिटिव है। इम्पैक्ट है। पर आपको उसके बारे में सही पता होना चाहिए, या उसको कब यूज़ करना चाहिए, कौन सी तिथि है जब आप ये कार्य करेंगे तो आपको इसका सही लाभ मिलेगा। अब लोग ऐसा कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए हाँ, तो बहुत अशुभ होता है। आज तक सही बात है। ठीक है? आपकी काली बिल्ली अगर रात्रि में, यानी कि सूरज ढलने के बाद अगर आपका रास्ता काट जाए तो अशुभ है। अच्छा, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं। वही काली बिल्ली अगर आपके दिन उगने के साथ, यानी कि सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे दिन तक अगर आपका रास्ता काट जाती है तो अशुभ नहीं होता। अशुभ नहीं होता, या अच्छा भी हो सकता है? अच्छा तो नहीं होता, अच्छा, लेकिन अशुभ नहीं अशुभ होता। नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, अशुभ कब होगा? जब सूर्य अस्त हो जाएंगे। समझ गए। ठीक है? उस वक्त पे जब सूर्य उदय से लेके दिन के 12 बजे तक अगर भूरी बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसका कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, तो हर चीज़ की अपनी कैलकुलेशन है कि कौन से वक्त पे कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में होगी तो आपको दिक्कत होगी। कौन सी तिथियों पर उल्लू का दिखना बहुत शुभ होता है और कौन सी तिथियों पर उल्लू का दिखना बहुत अशुभ होता है, जी, ये भी एक शास्त्र है। अच्छा, पशु पक्षियों का आपके जीवन के अंदर कब क्या इम्पैक्ट आता है, ये भी एक शास्त्र है। हर आप पशु देखिए पक्षी ना, में। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी तो सारी की सारी एनिमल्स पे ही काम करती है। अच्छा, वो भी उनके लिए हम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ? बिल्कुल, उन्होंने सारी चीज़ें हमसे ही तो ली हैं और वो उन्हीं पे काम करते हैं। वो सारा उनकी पूरी कैलकुलेशंस चलती ही पशु पक्षियों पर ही है। हमारे Okay. जितने भी देवी देवता हैं उनके पास सारे वाहन जो हैं वो कौन है? पशु पशु पक्षी पक्षी हैं, करेक्ट। यही है, और या फिर सर्प, जी जी जी, बिच्छू। ठीक है? तो हमारे हर एक चीज़ का हमारे जीवन के साथ बहुत अच्छा प्रभाव हम होता है। पेट क्या रख रहे हैं, हमारी उसका भी स्ट्रीट हमारे डॉग्स। बिल्कुल। अच्छा, जिनका केतु अच्छा नहीं है उनको कभी भी अपने घर के अंदर कुत्ते नहीं रखने चाहिए। और नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे अगर हैं। केतु शनि के साथ आपकी कुंडली में बैठा है और वो भी एक विशेष स्थान पर बैठा है, हाँ, तो आपको काले रंग का कुत्ता कभी घर में नहीं रखना चाहिए, आपके लिए हमेशा दिक्कत करेगा। ओके, सेम बिल्ली के साथ होगा, सेम सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। हर एक जीव का आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। आपके नक्षत्रों का आपके जीवन के साथ जब जुड़ाव है तो नक्षत्रों के चिन्हों का भी आपके जीवन के साथ होगा। जी बिल्कुल। ठीक है ना? बहुत सारी ऐसी, देखिए दिवाली वाले दिन उल्लू दिखना कितना शुभ होता है। अच्छा, हाँ, वही अमावस पे उल्लू दिख जाए तो बहुत अशुभ माना जाता है। करेक्ट। ठीक है? अगर गोचर के अंदर सूर्य, चंद्रमा और गुरु एक ही राशि से ट्रांजिट कर रहे हों, हाँ, और उस दिन रात्रि में 12 बजे के बाद आपको चमगादड़ दिख जाए तो ये बहुत शुभ है। अच्छा,
चमगादड़ दिखना भी शुभ हो सकता है, जैसा आपने बोला कि हर चीज़ पॉजिटिविटी भी लाती है कहीं ना कहीं ना। नाग पंचमी पे उन्हीं नागों की पूजा करते हैं ना, हाँ, और उनका दिखना कितना शुभ मानते हैं। सपने में भी दिखना शायद अच्छा माना जाता बहुत है। अच्छा माना जाता है नागों का। और वही नाग आपको नॉर्मली कभी दिख जाए तो कितना इंसान परेशान हो जाता है, बिल्कुल। गौरे और नाग दिख गया हमें, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेवला, आप किसी अच्छे कार्य पे जा रहे हैं और नेवला आपका रास्ता काट जाए या नेवला आपको दिख जाए तो कितना शुभ माना जाता है कि अक्सर अब ये खेतों आपका कार्य आपका बनेगा ही बनेगा। अच्छा, अक्सर खेतों में काटते हुए दिखते भी हैं तो एकादशी पे मोर का दिखना अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी पे गाय के साथ बछड़े का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ एक तिथि आती है जिस दिन गाय बछड़े की पूजा होती है, अच्छा, ठीक है, जन्माष्टमी के बाद आती है ये। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है। उस दिन गाय और सफेद रंग की गाय और उसका बछड़ा अगर आपको एक साथ दिख जाए, हाँ, और बछड़ा दूध पीता हुआ दिख जाए गाय का, तो ऐसा कहते हैं कि आपके ऊपर साक्षात श्री हरि का आशीर्वाद आ गया। है। अच्छा, तो ये हर एक चीज है जो आपको संकेत देती है कि इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव। प्रकृति हमेशा मनुष्य के साथ चलती है और मनुष्य को हमेशा यही ज्ञात कराती रहती है, यही सिखाती रहती है कि आपके लिए अब अगला पल अच्छा है और अब अगला पल बुरा है। इसी के आधार पर ज्योतिष भी बनाया गया था और इसी के आधार पर ज्योतिष की ये सारी शाखाएं बनाई गई हैं। कई बार ऐसा होता है आपको कोई 4 बार कॉल कर रहा है, हाँ, और आपकी उससे बात नहीं हो पा रही, कनेक्शन आपका बार बार कट रहा है, हाँ, ये होता है संकेत शास्त्र। तो उस समय को आपको टाल देना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, आप कहीं जा रहे हैं और बार बार चीज में रुकावट आ रही है, इसका हाँ, मतलब प्रकृति आपसे वो चीज नहीं कराना चाहती, आपको रोक रही है। अगर आप फोर्सफुली करोगे तो आप एक अहित है, हर चीज प्रभाव डालती है, हर चीज प्रभाव डालती है, पशु पक्षी सब कुछ रहना। बिल्कुल। पक्षी किस तरह से उड़ रहे हैं, अच्छा, मेरे को किस तरह से उड़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आपको पता है जब बरसात आने वाली होती है तो पक्षी बिल्कुल अलग तरीके से उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक लेवल पे जाकर वो अपने पंखों को खोल के ना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, फड़फड़ाते नहीं है, वो फ्री अपने पंखों को लेकर घूमते, एक अलग ही होता है उनका जोन जी उस समय। तो वो ये बताता है कि अब बरसात आने वाली है, कुछ अशुभ होने वाला होता है। तो कुछ विशेष जानवर हैं जिनकी ध्वनियां सुनाई देती हैं, कुत्ते का रोना, हाँ, अक्सर कहते हैं कि इसे कुत्ते का भगाओ। भौंकना, बिल्ली का रोना, ये सब सारी बुरे चीजें संकेत क्या हैं, है, बुरे संकेत है सारे। अच्छा, और खास करके रात्रि में तो इन्हें कोई अशुभ चीज दिख रही होती है, तब ये इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और कहते हैं कि कुत्तों को बहुत जल्दी सेंस भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी स्पिरिट्स चीजें, भी, और हाँ, बहुत जल्दी चीजें दिख जाती हैं। इसी तरीके से हर एक जानवर की अपनी एक भाषा है। आप कभी जंगल गए? बहुत डेंस जंगल तो नहीं गए। नहीं, आप कभी जंगल जाएंगे ना तो आपको कुछ पक्षियों के, कुछ जानवरों की अलग सी आवाज़ें सुनाई देंगी, जिससे पता चल जाता है कि आसपास शेर घूम रहा है या आने वाला है। मतलब वो एक दूसरे को ना बता देते हैं, हाँ, जी जी जी, संकेत दे देते हैं, अपनी जो भी उनकी लैंग्वेज होती है या जिस तरीके से भी वो बोलते हैं। तो जो आने जाने वाले होते हैं, रोज जंगल आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनको पता लग जाता है कि अब ये आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब आसपास ही है कहीं शेर। वो प्रकृति से जुड़ पाते हैं, वो प्रकृति से जुड़ पाते हैं। तो प्रकृति आपको हर एक चीज़ का संकेत पहले ही देती है। और ये जो ज्योतिष है, ग्रहों की जो गोचर है, ग्रह जिस तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं, जिन राशियों से गुजर रहे हैं, जिन ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, उन पे दृष्टियां डाल रहे हैं, जिन नक्षत्रों से गुजर रहे हैं, जिन नक्षत्रों को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी जो कैलकुलेशन है ये भी संकेत है। हाँ, जो आपको ये बताता है कि समय अच्छा आने वाला है, बुरा आने वाला है, ये करने वाला है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा, वृद्धि के लिए रहेगा, आर्थिक रहेगा, माता पिता के लिए रहेगा, भाई के लिए रहेगा, बहन के लिए रहेगा, स्वयं के लिए रहेगा, रिलेशन के लिए रहेगा। तो ये सब कुछ प्रकृति द्वारा दिया गया हमें एक साइंस है, जिसे हम नेचर साइंस कहते हैं। ऐसी जैसे हमने शुरू में आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि आप बहुत अलग अलग चीज़ों में ऐसे ज्ञाता हैं। अब जैसे ही हम अगर नेक्स्ट हम बढ़े वास्तु में, तो आप वास्तु के क्या, वास्तु को आप कैसे वैलिडेट करती हैं? कि जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी को पूरा अब तक वैलिडेट किया है, हमने उसकी हर ब्रांच पकड़ी है बेसिकली। अब हम नेक्स्ट चाहते हैं अगर वास्तु, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को एक
लाइट जाए कि हर विद्या क्या होती है और कैसे वो वर्क करती हैं। वहीं जब हम वास्तु पे आते हैं तो वास्तु पे आप कैसे मानती हैं कि किसी चीज़ को कहीं रखने से या कहीं किसी वॉल का पेंट बदलने से या किसी डायरेक्शन पे सही जगह से बैठने से, काम करने से कितना फ़र्क पड़ सकता है, क्यों पड़ सकता है? बहुत फर्क पड़ता है। वास्तु बेसिकली क्या है, उस जगह की एनर्जी। हाँ। ठीक है, आप चार दीवारी से, जो चार दीवारी हैं आपकी, उससे आप कितनी एनर्जी कैसे कैसे आप उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छा। इसमें वास्तु आपको बहुत सहयोग करता है। आपकी जो किचन है हाँ। वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अग्नि का कोना है। यहाँ पे आप अग्नि उत्पन्न करके रखोगे तो यहाँ से अग्नि की ऊर्जा आपको मिलेगी। अच्छा। नॉर्थ में अगर आप पानी रखोगे तो यहाँ से आपको जल की ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हर कोने से आपको एक ऊर्जा प्रदान हो रही होती है ना जी। और वास्तु का आपके ग्रहों के साथ भी संबंध होता है। अच्छा, अगेन लिंक्ड है। अगेन लिंक्ड है, हर चीज लिंक्ड होती है। हाँ। हर चीज के साथ। ठीक है, तो जब आप अपने घर की हर एक चीज को वास्तु प्लस कुंडली दोनों के हिसाब से ठीक करके रखोगे और वहां पे कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मिलेगा। अच्छा। क्योंकि हम अपने पूरे दिन भर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वक्त अपने ऑफिस या अपने घर में बिताते हैं। जिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, जिन रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स नहीं मिलती, लवर्स की भी बात कर रही हूँ मैं, जी जी जी। जिन रिलेशनशिप के अंदर फिजिकल रिलेशन बिल्कुल खत्म होने लग जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, वहाँ हम ये कहते हैं कि एक दूसरे के सामने ब्लैक कम से कम पहनकर जाइए। अच्छा, ये कारण बन सकता है। कलर का इम्पैक्ट आता है। ठीक है, जिस कपल में एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, चाहे हस्बैंड को चाहे वाइफ को, हाँ। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें कहते हैं कि ऑरेंज को अवॉइड करिए। अच्छा। अपने रूम में भी, अपने आसपास भी और अपने पहनावे में भी लाइट कलर यूज करना चालू कर दीजिए। जी। जिन बच्चों का पढ़ने में बहुत कम मन लगता है, हाँ। ऐसे बच्चों को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि इनके कमरे के अंदर आप ग्रीन और येलो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। अच्छा। फिर लेकिन इसका संबंध आपके डायरेक्शन से भी हो जाता है, पर वो एक बहुत बड़ी फिर साइंस हो जाती है। हाँ। फिर आपकी कुंडली भी देखी जाएगी, फिर आपकी डायरेक्शंस भी देखी जाएगी, तो ये ऐसे इन जनरल बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने भी अपनी लाइफ में उसको आजमा लिया उतारा तो फिर दिक्कत है। यहीं से वो बात आती है कि जो मार्केट में कहते हैं ना, मान लो कोई प्रॉपर्टी एडवर्टीज कर रहे हैं, वो कहते हैं ये वास्तु फिट है। हो सकता है उन्होंने बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा हो, बट जैसा आपने बोला कि वो कुंडली के साथ भी फिट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ वास्तु इंडिविजुअली आप पे इतना वर्क करे, अगर आपकी कुंडली ही किसी और डायरेक्शन में ले जा रही है ना। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हाँ। एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, अच्छा। देश की जानी मानी पर्सनालिटी हैं, उन्होंने आज तक साउथ के अलावा किसी और डायरेक्शन का घर या प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं। बॉलीवुड से? हाँ। अच्छा। उनका ऐसा मानना है कि मेरे को सिर्फ साउथ डायरेक्शन ही सूट करता है। अच्छा। और कोई डायरेक्शन मेरे को सूट करता ही नहीं है। तो वो जो भी घर या प्रॉपर्टी लेते हैं, हाँ। वो सारी उनकी साउथ होती है और वो जैसे जैसे लेते जा रहे हैं वो राइज होते जा रहे हैं। बता दीजिए मैम, नाम रहने देते हैं। ठीक है। पर्दे में रहना। ये रही मैम हमारी वास्तु की बातें। अब आता है और चर्चित टॉपिक, जिसे हम कहते हैं पामिस्ट्री या कहते हैं हस्तरेखा पढ़ना है, ऐसा कुछ। मैम यहाँ पे तो और ही आप विवादित हो जाते हैं कि ये तो चीज़ मानते हैं, बट आपके हाथों की रेखाएं कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो ब्लड वेसल हैं, कुछ भी हैं, या कई जैसे आप भी अक्सर कहती हैं कि किसी के हाथ नहीं होते तब भी हम बता पाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे मेरी कुछ रेखाएं बता सकती हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या लिखा है मेरा? आपकी रेखाओं से ये पता चलता है कि आपकी रेखाओं से क्या कैलकुलेशन बन रही है। ठीक है जी। जैसे कि आपकी हाथ की रेखाओं के अंदर अलग अलग पर्वत होते हैं। अच्छा। अंगूठे के जस्ट नीचे जो है ये शुक्र पर्वत है। अच्छा। आपकी पहली वाली उंगली के नीचे जो है ये आपका गुरु पर्वत है। अच्छा। आपकी सबसे लास्ट जो उंगली है इसके नीचे जो है ये बुध पर्वत है। आपने वहीं पे पन्ना पहना हुआ है क्योंकि ये बुध का पर्वत है, ये इसको ही स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा। इसीलिए आपको पन्ना पहनाया गया। अच्छा। यहीं पे चंद्रमा भी पहनाया जाता है क्योंकि इसके जस्ट नीचे ये चंद्रमा है। ओके।
ठीक है। तो आपको इसीलिए चंद्रमा भी पहनाया जाता है कि यहाँ की जो वेन्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से इनको भी ऊर्जा प्रदान कर रही है, तो आपका चंद्र पर्वत भी स्ट्रांग हो रहा होता है, है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके हाथ के ऊपर आपके सारे के सारे ग्रह होते हैं, आपके सारे के सारे ग्रहों का संबंध होता है और वो कितने बली हैं और कितने कमजोर हैं वो पता होता है। अब लेकिन हमारी जो हाथ की रेखाएं हैं ये बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं, तो हस्त रेखा से हम एक लंबी लाइफ की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। अच्छा, इसका कुछ टाइम फ्रेम रहता है? ये टाइम जोन पर डिपेंड करती है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा हस्त विशेषज्ञ अगर आपको कोई प्रेडिक्शन देगा तो वो 6 से 8 महीने की देगा, अच्छा, साल भी नहीं होती? ओके। और वो आपको कहेगा कि इतने के बाद आप मेरे पास आ जाना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि आपकी ये हार्ट लाइन है। तो हम एक वो लाएं, डायग्राम लाएं, अगर आप उसमें समझा पाए ऑडियंस को। आ रहा है आपका? जैसे कि ये आपकी हार्ट लाइन है, अच्छा, ठीक है। अब आपकी हार्ट लाइन के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर आपकी 2 इधर उंगलियां गई, 2 हाँ जी। उंगलियां इधर गई, और इसके बिल्कुल नीचे हाँ जी, दोनों उंगलियों के बिल्कुल बीच में और आपकी मिडिल वाली ये दोनों उंगलियों के सेंटर में आपकी हार्ट लाइन के जस्ट नीचे अगर क्रॉस का निशान है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के 32 साल के बाद सही लाइन, सही ट्रैक और सही सक्सेस पाता है। 32 साल के बाद? 32 साल के बाद जी। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, अगर उसकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल अपनी नीच राशि में ना बैठा हो तो। ओके। अगर मंगल नीच राशि का चला गया कुंडली के अंदर, हाँ जी, तो ये चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। नहीं होती। इसको आपने हार्ट रेखा बोला? जी, मैंने इसको हार्ट रेखा बोला, ठीक है। अब आप यहीं पर कुछ और चीजें देखिए। अगर आपके अंगूठे के नीचे जो मैंने ये शुक्र पर्वत बताया है, हाँ जी, शुक्र पर्वत जितना उठा हुआ होता है ये बताता है कि आपके जीवन के अंदर कितनी लग्जरी होगी, अच्छा। आपके जीवन के अंदर रोमांस कितना रहेगा। उठा हुआ मतलब आप यही कह रहे हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है? जितना स्पंजी होगा अच्छा, और ये जितना उठा हुआ होगा, और पर्वतों के अपेक्षा ये जितना उठा हुआ होगा, गुदगुदा होगा। आप इसे उठा हुआ कहेंगे? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो आपकी लाइफ उतनी लग्जरी रहेगी, आपको उतना प्रेम मिलेगा, रोमांस आपके जीवन में रहेगा, और आपकी लाइफ के अंदर आपको उतनी खुशियां मिलेंगी। चाहे आपने कभी भी किसी चीज को मांगा हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक बार वो चीज पूरी होकर आपके सामने जरूर आएगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं, हाँ जी, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, लग्जरी मिलेगी लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेगी। अच्छा, प्यार मिलेगा लेकिन बहुत धोखा खाने के बाद मिलेगा। अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर आपको खुशियां तो मिलेंगी लेकिन बहुत इंतजार के बाद मिलेंगी, ठीक है, या बहुत मेहनत के बाद मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में आपका शुक्र अच्छी पोजीशन पे बैठा हो तो ये यहाँ पर कितनी भी लाइनें हो अगेन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका शुक्र ही काम करेगा। समझ गए, ठीक है। और आपको बहुत बचपन से ही अच्छी जिंदगी मिलना चालू हो जाएगी, लेविश लाइफ। अच्छा, वैसे किस्मत के धनी हो गए आप फिर? किस्मत के धनी हो गया। तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। अब जैसे इसमें बिल्कुल बीचम बीच ये चीज आ रही है, ये होती है आपकी भाग्य रेखा, बिल्कुल बीच में से जो चल के आ रही है इसे भाग्य रेखा अच्छा, कहते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ये यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जो आ रही है, हाँ जी, ये भाग्य रेखा किसी की कटी कटी भी होती है, किसी की हाँ। पूरी भी होती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका नवम भाव स्ट्रांग है, हाँ, वहां पे कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, या उस घर का मालिक किसी अच्छी पोजीशन पे जाके बैठ गया है, तो आपकी ये भाग्य रेखा कितनी भी टूटी फूटी क्यों ना हो, आपका लक हमेशा आपका साथ देगा। अच्छा, आपके ऊपर हमेशा अपने पितरों की कृपा जरूर रहेगी, ओके, आपके ऊपर एक देवीय कृपा जरूर रहेगी। देखिए, हाथ जो होता है ना, ये आपकी कुंडली के इंडिकेशंस बताता है। अच्छा, हम लोग हाथ कब किसी का चेक करते हैं, पामिस्ट्री कब चेक करते हैं? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर के पास ना सबसे बड़ा टूल होता है आपकी कुंडली। करेक्ट, अगर आपकी कुंडली हमारे पास है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है
कि जन्म पत्री जो है वो एक एक सेकंड के अंदर भी अपना प्रभाव बदल देती है। आपने सपोज मुझे ये बताया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7:05 का है, और असल में आपका 7:05 का ना होके 7:07 का हुआ, 2 मिनट का अंतर आ गया, लेकिन उसमें आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा, प्रिडिक्शंस ही चेंज हो जाएंगी। अच्छा, है ना, मोटी मोटी चलो चीजें निकाल देंगे, लेकिन बारीक चीजें जो होंगी वो कहीं ना कहीं हिल जाएगी। समझ गए, हाँ। तो ऐसी कंडीशन में ना हम आपके हाथों की रेखाओं को सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करते हैं। वो उस समय हमें ये बताती हैं कि ये चीज अगर ऐसी है तो ये संकेत हमें आपकी हस्तरेखा में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ओके। वो उस चीज की पुष्टि कर देती है। अगर कुंडली पूर्ण है, सही समय से बनी है, फिर उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उससे बेहतर कुछ भी नहीं। पर क्योंकि मोस्ट लोगों की होती ही नहीं है उतनी प्रिसाइज। ये एक तरीके से हम दोनों चीजों को, मैं तो जब भी किसी की कुंडली देखती हूँ मैं उसके हाथों की रेखाएं भी मंगाती हूँ, उसके चेहरे का पिक्चर भी मंगाती हूँ और कुंडली भी मंगाती हूँ। अच्छा, ठीक है, और तीनों चीजों को मिलाती हूँ। ये मेरी अपनी रीडिंग करने का तरीका, हाँ। और किसी का अपना रीडिंग करने का तरीका। इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि कुछ गलत हो, एग्जैक्ट, जीरो ही हो जाती है, क्योंकि आपने सारे डायमेंशन चेक कर लिया। एग्जैक्टली। मैम, इसी पामिस्ट्री वाले टॉपिक के बीच आपने फेस रीडिंग, आपने मुझे 2-4 बार बताया। फेस रीडिंग कैसे काम करती है? हम कभी सुनते थे कि माथे की लाइंस होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, क्या हमारा मुंह भी कुछ बोलता है अपने आप में शांत रह के? सब कुछ बोलता है। वो कैसे पढ़ा जा सकता है? आपके चेहरे की बनावट कैसी है? अच्छा, अगर किसी का चेहरा गोल है तो ऐसा व्यक्ति जो है दिल से बहुत, जिसे कहते हैं, कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक होता है, मासूम होता है, कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी इमोशनल डिसीजंस लेता है। अच्छा, जिसका चेहरा लंबा होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत समझदारी के साथ कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी की एडवाइस लेकर कार्य करने चाहिए। अच्छा, ठीक है। जिनका चेहरा यू शेप का होता है, ऐसा व्यक्ति अपने घर के लोगों द्वारा हमेशा कहीं ना कहीं उलझा रहता है। उलझा मतलब परेशान या टोका टाकी? ऐसा नहीं, मतलब आप कुछ और करने जा रहे हैं और पता लगा उसी समय घर में कुछ हो गया तो आप घर में उलझ गए। अच्छा, वैसे। ठीक है, तो उलझने उस तरह की, नॉट अ नेगेटिव वे, अच्छा। और कहीं ना कहीं उनका अपने परिवार की तरफ लाइबिलिटीज ज्यादा है। अच्छा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसी तरह आपके बाल कैसे हैं, अच्छा, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी नाक कैसी है, आपके लिप्स कैसे हैं, आपके कान कैसे हैं, ये हर एक चीज आपके व्यक्तित्व को बताती है, आपकी सोच को बताती है और आपके जीवन शैली को बताती है। अगर इसमें भी गहरा जाया जाए तो शायद अगेन बहुत बड़ा टॉपिक होगा। बहुत बड़ा टॉपिक। अगर सिर्फ हम नाक पकड़े, नाक से कैसे पता लगाया जा सकता है? जिनकी नाक बहुत लंबी होती है और आगे से पैनी होती है, ऐसे लोग हर चीज बहुत सोच समझदारी के साथ करते हैं। अच्छा। जिसे कहते हैं चतुर चालाक। हाँ, मतलब आप उनको इजीली बेवकूफ नहीं बना पाओगे, वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं हर चीज के लिए। जिन लोगों की नाक छोटी होती है, ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर घात बहुत खाते हैं। अच्छा, घात मतलब लॉस, धोखा, कुछ भी? बहुत ज्यादा। अच्छा, उनका स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। तो आपके अंग, हर एक चीज आपकी बॉडी की आपको कुछ ना कुछ बताने का कार्य करती है। समझ गए। अब मैम, इंडिविजुअली बॉडी रीडिंग जो हमने बताई, उसमें आप रीड क्या, उसमें क्या क्या रीड होता है? बॉडी लैंग्वेज में बहुत अलग अलग चीज़ें रीड होती है। बंदा चल कैसे रहा है, बैठा कैसे है, वो बातें कैसे कर रहा है, वो कितनी बार ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, कंधे भी उचकाता हिलाते है। हैं? हाँ, ठीक है। कौन कितनी बार बोहें अपनी चलाता है। अच्छा। ठीक है, कौन कितनी बार ऐसा होता है कि इधर देखा इधर देखा। कई लोगों की आदत होती है वो आपके ऐसे बार बार हाथ मारते हैं। हाँ। तो हर एक चीज का अपना एक इंडिकेशन है। कोई एक पार्ट उठाइए ना, कि मतलब कंधे या बोहें, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। देखिए, जो लोग बहुत हमेशा कंधे ऐसे से उचकाते रहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो दिमाग से बहुत शातिर होते हैं। अच्छा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा अपना प्रॉफिट आपसे चाहते हैं। अच्छा। हाँ, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज देती है ना, जो बहुत अपने बॉडी पार्ट्स को हिला के बात करते हैं या काम करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ओके। और हम किसी का झूठ पकड़ सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है पक्का मेरे से? उसका कुछ इंडिकेशन होता है?
नहीं, वो ही कई लोग ऐसे होते हैं, कई राशियां ऐसी होती हैं, कई लग्न ऐसे होते हैं जी जो ड्यूल पर्सनालिटी होते हैं, जी। दो स्वभावी। आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये बाहर क्या बोल रहे हैं। जिसके दूसरे घर के अंदर मंगल बैठा है, ऐसा व्यक्ति आपको ऐसी बातें बताएगा कि उसका झूठ भी आपको सच लग जाएगा। ओके जी मैम, बॉडी रीडिंग भी मतलब। जिसका राहु बहुत प्रभावी होगा, हाँ जी। जिसकी कुंडली के अंदर राहु बहुत पॉजिटिव वे में काम कर रहा होगा और हाँ। शुक्र के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, ऐसे व्यक्ति की किसी भी कही बात को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, बॉडी रीडिंग भी इतना रेलेवेंस रखेगी अपने आप में, है ना। और मैम इसके साथ जब हम तिल, मस्से और इनकी बात करते हैं, जो साइंस कभी कभी डिफेक्ट्स मान लेती है, कहती है गलती से आ गई या कुछ ब्लड क्लोटिंग हो, कुछ भी हो गया, उसमें भी हमारी एस्ट्रोलॉजी कुछ कहती है? बहुत कहती है। जैसे कि हाथ के बिल्कुल बीचम बीच अगर तिल होता है तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जो मुट्ठी में तिल आ जाता है, अच्छा। बहुत भाग्यशाली होता है। ठीक है। हाँ जी। जिसके पीठ पर तिल होता है, ऐसा कहता है कि अपने पिछले जन्म से बहुत कुछ ऐसा व्यक्ति लेकर आया होता है। कुछ अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके बहुत सारी चीजें लेकर आया होता है, अपने कर्म ओके फॉरवर्ड करके लाया होता है। जी। ठीक है। जिस व्यक्ति के सीधे पैर की जांघ पर तिल होता है, हाँ जी। और वो भी लाल रंग का तिल होता है, ऐसा व्यक्ति अपने मदर साइड से, अपनी माँ के घर से किसी ना किसी दिव्य शक्ति के द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ होता है। ओह, मदर के घर के कोई पितृ उसके ऊपर हमेशा हाथ रखते हैं। अच्छा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ और पैर दोनों पर मस्से एक साथ हैं, मतलब हाथ पे भी हैं और पैर पर भी हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा हड्डियों की प्रॉब्लम्स को फेस करेगा ही करेगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स भी सिग्निफाई करते हैं कभी कभी तिल? बिल्कुल करते हैं। जिस लेडी के सीधे गाल पर तिल होगा, ठीक है, बहुत सौभाग्यशाली होगी और अपने पति के लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली रहेगी। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ मैंने अब तक कुछ पर्सनली बताया, बट क्योंकि अब ये मेरे पर्सनल है, कुछ मेरी आँख में तिल है। आपकी आँख के अंदर तिल है? हाँ जी। तो जिनकी आँख के अंदर तिल होता है ना, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको अपने जीवन के एक निश्चित समय पर एक बहुत बड़ी किक लग जाती है। ओके। वो जो भी कार्य कर रहा हो उसके बिल्कुल विपरीत कार्य उसके सामने आ जाता है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाता है। हाँ, ओके। पर इसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि राइट एंड लेफ्ट अच्छा। कौन सी है। हाँ, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल। किसी के पैरों के तलवे पे होता है तो किसी के पैरों के तलवे पे होता है तो बोलते हैं कि वो बहुत ट्रैवल करता है और ट्रैवल कर करके ही उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। उसके लिए वो ज़रूरी है, उसके लिए वो अगर वो कुछ अच्छा करना चाहता है। मैम, न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत पूर्ण है और हमने भी उसे देखा है, कई बार आपने भी वैल्यू किया है, तो उस टॉपिक को हम वैलिडेट करते हैं ऑलरेडी। बट वहीं नाम वाली बात आती है। अब नाम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग तो राशि के द्वारा रखवाते हैं, अच्छे से नामकरण होता है ना, देखा जाता है, कुंडली देखी जाती है और तब जाके नाम रखा जाता है। बट अब ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि गूगल पे देखते हैं कि अभी ट्रेंडी नाम क्या है, या हमारा बच्चा कैसे उसका रोल नंबर पहले आ जाए, या कितना छोटा रख पाए, कितना स्लैंगी रख पाए। तो इनसे भी, या वो नाम क्योंकि शुरू से रखा गया है तो वो अटैच होता है किसी वे में? देखिए, नाम आपकी एक पावर है, हर चीज़ आपको पावर दे रही है, ठीक है, नेचर के थ्रू। अच्छा। ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे स्थान पे बैठा है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर आप नाम उसकी नाम राशि के अनुसार रखते हैं, हाँ, उसके चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार रख देते हैं और राशि के अनुसार रख देते हैं, तो जितनी बार उसका नाम पुकारा जाएगा उतनी बार उस व्यक्ति के जीवन को बल मिलेगा। ओह, अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही इसके विपरीत अगर चंद्रमा आपका बहुत डाउन है, हाँ, या नेगेटिव है, या उसका नक्षत्र शत्रु है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आप अगर उसका नाम उसकी जन्म राशि पर रखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत नजर लग जाएगी। अच्छा, अरे वो सुरेश है ना, उसका तो वो बहुत अच्छा था, लग गई नजर। इतना इजी? इतना इजी। अगर ऐसे व्यक्ति के नाम से ही कोई उसके ऊपर तंत्र करना चाहेगा तो कर सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब नाम भी इतना जुड़ा रहता है हमारे भाग्य के साथ। बिल्कुल जुड़ा रहता है। पर मैम, अगर नाम रखा ही नहीं गया कुंडली के यूज करके
क्योंकि आजकल कई लोग नहीं रखते। गलत होता है, गलत होता है ना, फिर वो नाम रीड करना भी कोई रेलेवेंस नहीं रखता। क्योंकि नाम आपके जीवन के अंदर हर चीज़ में काम आता है। आपका सिग्नेचर हाँ जी। है ना, उसी नाम से आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसी नाम से आप कल को गाड़ियाँ खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। तो हर एक चीज़ आपकी चीज़ के साथ प्रभावित करेगी अगर आपका नाम ही सही नहीं है तो। फिर वो जुड़ाव का भी क्या फ़ायदा। मैम इसी के साथ ना रिलेशनशिप कॉम्पैटिबिलिटी की बहुत बातें आती हैं कई बार। चलिए शादी के टाइम तो आप गुण मिला लेते हैं, अगेन कुंडली का रोल यहाँ आता है, बट उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम समझ पाएँ कि क्या अगला पार्टनर सही में हमारे लिए बना है। देखिए इसके अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दो व्यक्तियों के नाम से बहुत सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं। अच्छा। जिससे ये पता चलता है कि आपके लिए कौन अच्छा है और कौन आपके लिए ठीक नहीं है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ 50-50 पर हैं। अच्छा। कितना परसेंट आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना नेगेटिव जाते हैं। ठीक है। ये आप दोनों के नेम के कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। ठीक, फिर आपके पास ये दूसरी नेम से कॉम्बिनेशन मतलब एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ। फिर आपके पास आता है दूसरी चीज जो होता है आपका अंक शास्त्र, जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, दोनों के जो नंबर्स आते हैं वो एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या एक टाइम के बाद में वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने विपरीत हो जाने वाले हैं। अच्छा, कुछ इजी करके हम कोई मेथड बनाया जा सकता है, या प्रॉपर कुंडली ही बनेंगी, या वैसे ही जाना पड़ेगा? नहीं, इसमें कुंडली वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके बिना आप सपोज करिए किसी का नाम है राम, ठीक है, और लड़की का नाम है शीतल। ठीक है। अब हमें इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा ये निकालना है। हाँ। तो ये दोनों को निकालने के लिए एक कैलकुलेशन मेथड लगता है। ठीक है, वो निकाल के ये बताया जा सकता है कि इन दोनों के बीच की परसेंटेज कितनी है। अच्छा। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लगभग 3 से 4 साल पहले मेरे पास एक कुंडली आई थी जी। लड़का और लड़की दोनों की। जो लड़की थी वो लगभग 10 साल बड़ी थी लड़के से। अच्छा। और जो लड़का था वो उस समय पढ़ रहा था, और जो लड़की थी वो वर्किंग थी। अच्छा। काम कर रही थी। ठीक है, तो दोनों के बीच में ऐसा तय हुआ कि एक निश्चित टाइम तक तुम मुझे सपोर्ट करोगी पढ़ने में, मेरी पढ़ाई में, और उसके बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी तो तुम आराम से बैठना, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा हाँ, पालन पोषण कर लूँगा। दोनों के बीच में डील हो गई। ठीक है जी, दोनों का अच्छा खासा अफेयर चल रहा था, बढ़िया से सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। कुंडली आई मेरे पास, लड़की लेके आई, क्योंकि चूंकि उसको बहुत ज़्यादा डाउट था इस चीज़ पे कि क्या ये रिलेशनशिप सच में चलेगा या नहीं चलेगा। जब कुंडली मेरे पास आई तो मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। 10 साल के दोनों के अंतराल के बावजूद भी गजब के सपोर्टिव कुंडली एक दूसरे के लिए। जो ग्रह लड़की के कमजोर थे वो ग्रह लड़के के बहुत अच्छे थे। अच्छा। लड़की की कुंडली के अंदर बुध बहुत कमजोर था, लड़के की कुंडली में बुध बहुत अच्छा था। लड़की की कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत डाउन था और लड़के की कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत अच्छा था। लड़की की कुंडली में गुरु, शनि, सूर्य बहुत अच्छे थे और मंगल बहुत अच्छे थे, जबकि लड़के की कुंडली में ये चारों ग्रह बहुत डाउन थे। अच्छा। ठीक है, अब फैक्ट क्या निकल के आया, ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ये दोनों की वृद्धि और तरक्की और पैसा कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा, इतना अच्छा रहेगा। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं एज अ पार्टनर, एक दूसरे के साथ होकर रहते हैं, तो इन दोनों को एक साथ रहने का बेनिफिट ये मिलेगा कि इनकी लाइफ में ये अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो भी सोना बन जाएगी। इतनी पावर एक दूसरे को मिल रही है एक दूसरे से। जी जी जी। ठीक है, अब लड़की को बहुत डाउट था कि क्या ये रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा या चलेगा। तो उसको मैंने 2-4 टाइम पीरियड बताए कि अगर इस टाइम पीरियड से निकल गया ये रिलेशनशिप तो ये चल जाएगा। इस टाइम पीरियड पे अगर ये कहीं नहीं भटका, किसी और के साथ नहीं हुआ तो ये रिलेशनशिप चल जाएगा। चलिए, वो टाइम पीरियड आया जहाँ पर वो सच में भटक गया। अच्छा। और वो किसी और के साथ
हो गया और उसने लड़की को साफ कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ठीक है। हम अच्छे दोस्त हैं और हम अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। अब वो लड़की मेरे पास वापस आई कि मैम सेम प्रॉब्लम जो आपने बताया था वो तो हो गया, अब क्या। अब उस लड़की का चार्ट ये कहता है कि अगर वो उससे अलग हो गई तो ये लड़का बर्बाद हो जाएगा। इफेक्ट तो लड़की पर भी आएगा, लेकिन लड़का बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा अगर ये लड़की अलग हो गई तो। ये लड़की अलग हो गई तो मैंने उसको ये बात बोली कि अगर आप अलग हो गए तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो उसने बोला ये तो मैं होते ही नहीं देख सकती, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती कि ये बर्बाद हो करके। उसने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लड़के को, इनफैक्ट उसने मेरी बात भी करवाई उस लड़के से, पर वो होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धिम, वो वाला हाल। तो उसकी बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, उसने किसी बात को नहीं सुना। अभी साल भर पहले उस लड़के ने मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करी और मुझे बताया कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो लड़की मेरी लाइफ में वापस आ जाए। अच्छा, इस बार वो लड़का आया आपके पास? हाँ, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वशीकरण करके या कुछ करके वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि मैं जब भी उससे बात करता हूँ वो ये कहती है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। जी। तो कुंडलियाँ ऐसे सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। अगर वो साथ होते तो थे, दोनों खुश थे, दोनों के पास सब कुछ था। वो लड़की भी रोज रोज ऐसे ऐसे बढ़ रही थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ जी। लड़का भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, रेज हो रहा था, साथ चलते तो और अच्छी से राइज हो जाता। जैसे ही अलग हुए लड़की पे भी इफेक्ट आया, पर उस पे माइनर इफेक्ट आया, लड़के पे मेजर इफेक्ट आया। मैम, यहाँ पे आप ही ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया, वशीकरण का। ये मार्केट में बहुत सुनते हैं हम कि ऐसे करवा दो या ऐसा कुछ हो जाए, बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग ढूंढते रह जाते हैं। क्या पॉसिबल हो पाता है? क्या अच्छा, ये कैसी विद्या है वो तो आप ही बताएंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट क्या ये वर्क करती है? बिल्कुल करती है। मैं किसी को अपना बना सकता हूँ वशीकरण करके? 100%। अच्छा, कैसे? कैसे सीखने के लिए तो आपको 6 महीने मेरे को देने पड़ेंगे अपनी लाइफ के। देखो बेटा, विद्याएं तो हमने कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही चीज़ों में से निकाली हैं। अच्छा। हमारे ग्रंथ में से, है ना, हमारे पुराणों में से, हमारे देवी देवताओं द्वारा दी गई हैं हमें, हमारे ऋषियों द्वारा दी गई हैं हमें। तो विद्याएं तो हैं जी हमारे पास, ठीक है, और वो काम भी करती हैं। इट वर्क्स, इट्स रियली वर्क्स। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि कब करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, किन चीज़ों के आधार पर करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये नहीं कि आपको कोई वशीकरण स्पेशलिस्ट मिल गया तो अब आप जाकर किसी को भी अपने वश में करने की बात करें। आप ये कहें मुझसे कि नहीं नहीं आप तो ऐसा करो, आप तो प्राइम मिनिस्टर को मेरे वश में कर दो। हाँ। कैसे पॉसिबल है और क्यों कर दो? रीजन तो बताओ, क्या लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आपके जो मैं आपके ऊपर उनका वशीकरण कर दूं? वशीकरण के अपने नियम कायदे होते हैं। अच्छा। दो व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों या ब्लड रिलेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तब ये विद्याएं हम उनके ऊपर आजमा सकते हैं। अच्छा। जैसे पति पत्नी को ये चीज करना जायज है। अच्छा। पत्नी पति के ऊपर करे, पत्नी पति के ऊपर करे तो ये जायज है। उसमें आप लोग सपोर्टिव हैं? उसमें मैं सपोर्टिव हूँ, बिल्कुल सपोर्टिव हूँ, क्योंकि अगर किसी का घर टूट रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए अगर हमें अपनी विद्या से उसके अंदर थोड़ा सा सपोर्टिव सिस्टम देना पड़ रहा है तो हम दे सकते हैं। हम एक मरते हुए इंसान को भी तो ऑक्सीजन देते हैं ना जिंदा रखने के लिए। तो अगर किसी का घर मर रहा है तो अगर मैंने उसको ऑक्सीजन दे दिया एक वशीकरण का तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तो हमारे ईश्वर भी हमको कहते हैं कि आप कर सकते हो। ठीक है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि ये जायज है, ये हो सकता है। ठीक है। अगर माँ पिता अपने बच्चों के लिए ये चीज उपयोग में ले रहे हैं तो ये चीज जायज है, हो सकती है। ठीक है। इसमें कोई पाप नहीं है, बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर रास्ता भटक रहे हैं या बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और उनको संभालने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं बचा तो हम ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर अब आप ये कहेंगे कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं क्या वो कर सकते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है। उनका वशीकरण तब कर सकते हैं जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हों। अच्छा। अब आप किसी के साथ एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में रह लिया, आप फिजिकल हो लिए उसके साथ, अब आप ये कहते हो आप मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तुम में,
तो ये क्या हुआ? आपके लिए वो यूज एंड थ्रो थोड़ी ना था पर्सन, या उसकी फीलिंग्स यूज एंड थ्रो थोड़ी ना थी। तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं बगल वाली भाभी पे कर दो सामने वाली आंटी पे कर दो, हाँ। फलाने की साली पे कर दो, अपनी ही साली पे। मेरे पास तो इतने केसेस आते हैं जो कहते हैं हमारी साली पे कर दो। वशीकरण। हाँ, एक बार के लिए कर दो बस, एक बार वो हमारे वश में हो जाए। मैंने एक वशीकरण का वीडियो डाला था, आधे से ज्यादा कमेंट तो ये आ रहे थे आपका नाम लेके कर ले क्या, करके देखो लग जाए तो। मेरे ऊपर ऑलरेडी मेरे ठाकुर जी का वशीकरण चल रखा है किसी और का लगेगा नहीं। लगेगा नहीं। वशीकरण अच्छी चीज है, लेकिन तब जब आपको ऐसा लगता है कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। सही इंटेंशन से करें तो बिल्कुल। और कई बार इंसान ही भटक जाता है और उसे सही राह में लाने के लिए कर रहे हो तो भी सही है। आपने जब प्रलय आई थी उसकी कहानी सुनी? कोविड प्रलय? प्रलय नहीं मैम। जिसके बाद सृष्टि का वापस से पूरा निर्माण हुआ। आप थोड़ी दृष्टि डालिए। प्रलय आई थी जिसके अच्छा। अंदर पूरा जो सब व्यक्ति थे या जो प्राणी थे वो सारे के सारे जन विलीन हो गए थे। अच्छा। जल में सब चले गए थे और सिर्फ मनु और उनकी पत्नी और सप्त ऋषि बच गए थे। अच्छा। प्रलय आने से पहले भगवान विष्णु ने मनु से कहा था कि आप कुछ ज़रूरी सामान एक नौका पर रख लीजिए, एक जहाज पर आप रख लीजिए, जिसे मैं मत्स्य रूप में खींचूंगा। जब उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, ये कथा आपने शायद सुनी हो। तो उन्होंने कहा था बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आप रख लीजिए। तो उन्होंने ज़रूरी चीज़ें बताई भी थी। अच्छा। कि ये रखिए। उसमें जब मनु ने सामान रखा था तो उसके अंदर उन्होंने सांप भी रखे थे। अच्छा। हाँ, तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप ये जहरीले जीव क्यों रख लाए हैं? हाँ। इनकी क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने बताया कि जब सृष्टि का पुनः निर्माण होगा ना तो उसमें जहर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई जगह जहर ही अमृत का काम करता है। बहुत सारी, मैं इतनी साइंस की तो नॉलेज नहीं रखती हूँ ना, मेरा डिपार्टमेंट है, लेकिन जितना मुझे पता है बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बिच्छू के जहर से बनाई जाती हैं जी। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें सांप का जहर डाला जाता है और बहुत बड़े बड़े इलाज उनसे करे जाते हैं। यही वैक्सीन की तरह काम करते हैं क्योंकि वैक्सीन की तरह अंदर काम यही करते मारते हैं फिर, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जहर को अमृत की तरह यूज करा जाता है एक समय पड़ने पर, हाँ, और एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, ऐसा नहीं कि आपको पूरा 50 ml पिला दिया, नहीं, 0.1% शायद यूज होता होगा या जो भी व्हाटएवर। देखिए मैं डॉक्टर नहीं ना साइंटिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करके बता रही हूँ। जब जहर को समय आने पर अमृत की तरह यूज कर लिया जाता है किसी की जिंदगी बचाने के लिए, है ना, तो उसी तरीके से हमारी जो विद्याएं हैं वो भी तब काम आती हैं जब आपके पास कोई और तरीका नहीं रह जाता। उस समय ये अगर आप इसको जहर कहते हैं, लोग कहते हैं ये बहुत गलत है, वशीकरण करके किसी को पाया तो क्या पाया जी। लेकिन जब किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो जाए उस समय मैं ये कहती हूँ ये जहर भी अमृत है आपके लिए, अगर सही तरह से यूज। वही आपने एग्जाम्पल बहुत प्यारा दिया मैम। होता क्या है, मतलब इसे होता क्या है, इसमें कैसे होता है वो तो हम नहीं जान सकते। वशीकरण होता ये है कि कुछ मंत्रों द्वारा, देखिए वशीकरण दो तरीके से किया जाता है, एक सात्विक एक तांत्रिक। तांत्रिक के अंदर ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति के नाम का बहुत सारी चीज़ें उपयोग में की जाती हैं। अच्छा। वशीकरण किसी के नाम से लेकर उसके कपड़े से लेकर उसके सिर के बाल या उसके गुप्तांग के बाल, अच्छा, हाँ, इन सब चीज़ों से वशीकरण किया जाता है। वशीकरण तो एक पूरा का पॉडकास्ट है, अगर हम बात करने लगे तो 5 घंटे और निकलेंगे अभी। हाँ। पर चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। वशीकरण बालों से किया जाता है, कपड़े से किया जाता है, अच्छा। किसी व्यक्ति के नाम से किया जाता है, किसी व्यक्ति के गुप्तांग के बालों से किया जाता है, किसी व्यक्ति के अंदर के कपड़ों से किया जाता है, अच्छा। और वशीकरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंदर आप सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं और उसका जो मन और दिमाग है वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ओके। ये बहुत सारी क्रियाओं से होता है जिसके अंदर दो प्रमुख होती हैं, एक होती है आपकी सात्विक, एक होती है आपकी तांत्रिक। ओके। सात्विक जो होती है उसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों द्वारा कुछ चीज़ें सिद्ध की जाती हैं, जैसे कि जल,
तो उस व्यक्ति को जब आप वो जल पिलाएंगे तो वो आपकी तरफ खिंचता है। इसी तरीके से सात्विक के अंदर आता है आपका सिंदूर। अच्छा, सिंदूर को सिद्ध कर दिया जाता है और सामने वाले के मस्तिष्क पर तिलक लगाया जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो सही डायरेक्शन की तरफ ही जाने लगता है। अच्छा, अननोइंगली कोई तिलक लगा रहा है तो उसमें भी हो सकता है नहीं, वशीकरण? मैंने कहा ना, आपका रिलेशन होना अच्छा चाहिए अच्छा, सामने वाले। समझ गए, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं कर सकते आप, जी जी फिर जी, तो सारी दुनिया एक दूसरे के वशीभूत घूमेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये पर्टिकुलर, और ये इतना सरल भी नहीं है, इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो आप अनजान व्यक्ति के लिए क्यों पैसा खर्च करेंगे? हाँ, करेक्ट। ठीक है। इसके अंदर तांत्रिक भी कार्य होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें क्या होता है, सामने वाले के नाम की गुड़िया बना दी जाती है। ओके। ठीक है। अब वो गुड़िया जैसा जैसा काम करेगी वैसा वैसा सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ काम करेगा। ओह, ये विधि गलत होती है। इसी विधि के अंतर्गत मारण क्रियाएं भी की जाती हैं सामने वाले की। अच्छा, मतलब जहां जहां उस गुड़िया के जिस जगह पर जिस अंग में कील या सुई चुभोई जाएगी उसकी बॉडी का वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। पर ये गलत चीजें हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति के विरुद्ध चीजें हैं। सात्विक तरीके से बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी पूजाएं हैं, बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जिनसे आप सात्विक वशीकरण कर सकते हो। कर सकते हैं। स्वयं भी कर सकते हो, किसी दूसरे से भी करवा सकते हो। तो ये आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। इससे ना तो सामने वाले के व्यक्ति के दिमाग पर कोई जोर पड़ता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता बेसिकली। अच्छा, सात्विक। केवल ये होता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। समझ गए। जो आप दोनों के बीच में एक खिंचाव आ रहा है, हाँ। आप दोनों जो एक दूसरे से पृथक हो रहे हो, दूर हो रहे हो, अलग हो रहे हो, बस ये है कि वो आपको करीब ले आता है। अच्छा, उसमें पॉजिटिव थॉट आएंगे आपके कामदेव लिए। के तीर की तरह हाँ। वो आप दोनों को नजदीक लाने का काम कर देता है। फिर आप एक दूसरे से चाहकर भी दूर नहीं हो पाते। अच्छा। तो ये सात्विक चीज है और मेरे ख्याल से हम्म। जरूरत पड़ने पर करी जिसको जा करना सकती है उसको करना भी चाहिए। अच्छा, सही। बनाई भी इसीलिए गई है। मैम, एक और चीज़ मार्केट में काफ़ी होती है, जैसे ऐसे कहते हैं राहु केतु का दोष है या शनि का दोष है, 7.5 चढ़ी है, या ये तो मांगलिक है, इसकी तो शादी में दिक्कत आएगी। चलो, मांगलिक तो अगेन शादी वाला प्रॉब्लम रहता है बस, बट वहीं राहु केतु को बड़ा नेगेटिवली देखते हैं। शनि कहते हैं तो यार शनि भारी है, ये मत कर, गाड़ी मत चला, लोहे से दूर रहे। मैम, ये बहुत कंफ्यूजिंग बनता है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। हाँ। ग्रह हैं, अपनी चाल चलते हैं और अपनी गति से चलते हैं। अच्छा। जैसे कि शनि का ऐसा होता है कि वो एक राशि में 2.5 साल का पीरियड निकालता है। अच्छा। ठीक है। और जहां आपका चंद्रमा बैठा है, जब वो उससे एक राशि पीछे आ जाता है, जैसे सपोज आपकी राशि है मेष, ठीक है। आपका चंद्रमा मेष का है, तो जब भी शनि आपकी कुंडली में मीन राशि का आएगा, हाँ। तब से आपकी 7.5 का पीरियड चालू हो जाएगा। तो 2.5 साल जब वो मीन में रहेगा तब आपकी 7.5 चलेगी। अच्छा। फिर जब वो 2.5 साल मेष में रहेगा तब आपकी 7.5 चलेगी। और जब वो मेष से अगली राशि यानी कि वृष राशि में आएगा तब आपकी 7.5 चलेगी, यानी कि 2.5 7.5 साल पूरे। अच्छा। और जैसे ही वो आपकी उस राशि से अगली राशि में गया, वैसे ही आपकी 7.5 का पीरियड खत्म हो गया। खत्म। शनि न्याय का देवता माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब शनि आपकी कुंडली के अंदर 7.5 के जोन में आता है, पीरियड में आता है, तो चंद्रमा से अपना संपर्क बनाता है। अच्छा। चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर सबसे सेंसिटिव ग्रहों में से माना जाता है। चंद्रमा का सबसे बड़ा होल्ड होता है हमारे मन पे। अच्छा। चंद्रमा का सबसे बड़ा होल्ड होता है हमारे मस्तिष्क की चंचलता पे। अच्छा। हम कितने स्थिर हैं। इसी चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमारे स्थिरता बनी रहे। अच्छा, ये पूरा रोल चंद्रमा का है। ये पूरा रोल चंद्रमा का है। अगर किसी ने चंद्रमा को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप ये मान लीजिए कि वो अपने आप में एक गुरु है। अच्छा। क्योंकि हम सबसे ज्यादा भटकते कहाँ हैं, हम अपनी लाइफ में किन चीजों से दुखी रहते हैं? यही डिस्ट्रैक्शन से। एक दूसरा नेगेटिव हो रहा है हर तरफ और हम उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन जो हमें बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ जी। हम कुछ करते 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 कहीं और भटक जाते हैं। दूसरी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद बहुत बांधते हैं। बहुत बांधते हैं हम हर छोटी छोटी चीज़ों की उम्मीद।
इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का होगा। फिर जब प्रमोशन नहीं हुआ तो गया बंदा 15 दिन डिप्रेशन में। कॉज चंद्रमा। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने इतना चंद्रमा। किया वो भी करेगी, चंद्रमा, घर वालों से। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? मन, इमोशनल हो जाना, चंद्रमा। अच्छा। तो दुख के जितने भी कारण है ना या बैकफुट होने के जितने भी कारण है वो सारे क्या है? चंद्रमा से जुड़े। ठीक है। तो हम अगर अपने चंद्रमा को स्ट्रांग कर लें तो हमारा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाए, हम संयम में आ जाएं, हमारे अंदर धैर्य आ जाए। और जिसके पास संयम आ गया, धैर्य आ गया, फिर उस इंसान को और क्या चाहिए? तो यही चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए इंसान बहुत सारे नाना प्रकार की चीजों को अपने जीवन में उपयोग में लेता है। मंत्र भी जो हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं 1% अच्छा। हमारे चंद्रमा को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें से भी कुछ % हमारे चंद्रमा को कंट्रोल करने का काम होता है। तो जब शनि चंद्रमा की रेंज में आ जाता है, शनि का जब चंद्रमा के साथ संबंध बनना चालू हो जाता है और ये 7.5 चालू हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि शनि है न्याय के देवता। हाँ। आपके करे हुए कर्मों का लिखा जोखा आपको देने लगते हैं। अच्छा। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर? चंद्रमा जब शनि के साथ संबंध बनाता है तो आपके मन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पीड़ित कर देता है। अच्छा, क्योंकि हाँ वो तो सेंसिटिव है बहुत। ठीक है। साथ ही साथ में आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगती हैं जिसकी वजह से आप तकलीफों में आने लगते हो, शारीरिक कष्ट आने लग जाते हैं, डिसीजंस गलत होने लग जाते हैं, बार बार हानि का कारण होने लग जाता है आपके साथ। अच्छा। तो ये जो जितनी सारी चीजें हैं, जो ये सारी भूमिकाएं बनती हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करती हैं? आपकी लाइफ को उथल पुथल करने का काम करती हैं। समझ गए। कॉज कुछ भी होगा, उसका इफेक्ट क्या होता है? आपकी लाइफ में उथल पुथल होना चालू हो जाता है। ये जो उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाती है, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि 7.5 आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है, चाहे वो मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे शारीरिक। मैम आपने ना बीच में एक और चीज़ बोली कि शनि न्याय का देवता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7.5 सबको नेगेटिवली करें। अगर आपने 7.5 लोगों को बना जाती है, अच्छा, रंक को राजा बना देती है, हमें लगता है बेकार होती है। फिर वही वाली बात आ गई। आपने सिर्फ उसका एक नेगेटिव पार्ट सुना, आप उसका पॉजिटिव भी तो सुनिए। हाँ। शनि अपने आप में एक पूरा विश्वविद्यालय है। शनि अपनी शर्तों पे सिखाएगा, आपकी शर्तों पे नहीं सीखेगा कि मैं 11 बजे उठूंगा, हाँ। अब मैं क्लास अटेंड करने जाऊंगा तो भी मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं। हाँ। शनि कहेगा सुबह 5 बजे उठेगा, 2 घंटे व्यायाम करेगा, योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, उसके बाद पूजा पाठ करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो मैं तेरे को पास करूंगा, वरना मैं तेरे को पास नहीं करूंगा। तो शनि का पीरियड जब जब भी आपकी जिंदगी में आता है, आपको धर्म का रास्ता पकड़ लेना चाहिए और अपने कर्म करो, आपको अपने अच्छे कर्म बढ़ा देने चाहिए, आपको मन वचन या कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का आपको चाहकर भी पतन नहीं करना चाहिए, किसी के लिए खड्डे नहीं खोदने चाहिए, किसी से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए, वाणी पे संयम रखना चाहिए, अपने से नीचे लोगों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, बात बात पे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति के या किसी मजदूर व्यक्ति के आपको पैसे कभी नहीं मारने चाहिए। अब अगर आपने अच्छे कर्म करने चालू करे, दान पुण्य करना चालू करा, लोगों की हेल्प करना, यही शनि जो आपको डाउन करने वाला है, यही शनि आपको बढ़ा देने वाला है। मतलब वो 7.5 का फायदा भी उठा सकते हो। बिल्कुल उस उठा वक्त सकते हो, और अच्छे से काम करो। बिल्कुल। लेकिन शर्त, नियम, कायदे, कंडीशंस शनि की रहेंगी। अच्छा। और मैम इसमें एक और डाउट मुझे आया कि क्या ये 7.5 फिर हर किसी की लाइफ में आती है एक टाइम पे? सबकी लाइफ में आती है। अच्छा, ये शनि ट्रैवल करता रहता है मतलब? शनि ट्रैवल करता रहता है और सबकी लाइफ में आती है। और औसतन एक व्यक्ति के जीवन में 3 बार 7.5 आती है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि 3 चरण में आती है, पहला, दूसरा, तीसरा, औसतन। अगर आपकी एक अच्छी जिंदगी कट, क्योंकि 30 साल बाद आती है। अच्छा, समझ गए। तो अगर आपकी एक अच्छी लाइफ हो गई 90 साल 100 साल की, तो आप 3 बार उस 7.5 को फेस। अब वो आपके कर्म बताएंगे कि आपने उसे
कैसे किया? और मैम राहु केतु के लिए कुछ आप? राहु केतु भी सेम शनि की तरह ही होते हैं। अच्छा, अगर आपने राहु केतु को समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हमने शनि बहुत सुने, राहु केतु कभी नहीं सुने। एज अ ग्रह, एज अ प्लैनेट, इनकी क्या इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस होती है? एक तो लोगों को ये समझ में, राहु केतु को एक साथ जोड़ा जाता है, जबकि राहु केतु दोनों से बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। अच्छा। राहु माया है हाँ और केतु छाया है। राहु भ्रम उत्पन्न करता है, हाँ। सपने दिखाता है आपको, बहुत बड़ी बड़ी बातें। जो राहु के अधीन व्यक्ति होगा ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, और देखना ये करोगे ना तो ये 100 करोड़ तो यूं आ जाएंगे, हाँ। 500 करोड़ तो यूं बन जाएंगे। ये राहु है जो अच्छा। आपको एक इल्यूजन वर्ल्ड दिखा रहा है, और ये तो ऐसा हो जाता है, और अच्छा ये तो ऐसा हो जाता है। और केतु जो है वो वास्तविकता है, वो आपको सत्य का बोध कराएगा ना, वो केतु है। अच्छा। है तो एक ही शरीर की दो पार्ट। हाँ जी। राहु जो है वो सिर है और केतु जो है वो धड़ है, लेकिन दोनों के कार्य बिल्कुल विपरीत हैं। समझ गए। ठीक है। हाँ। केतु हमेशा आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, राहु आपको हमेशा गलत पाथ की तरफ लेकर जाएगा। केतु नशा, जुआ, सट्टा। राहु अच्छा, अध्यात्म में ले जाना है, अकल्ट फील्ड में आपको किसी को बहुत आगे बढ़ाना है। हाँ। किसी को आपको नॉलेजेबल चीजें देनी है, किसी के साथ आपको गहनता के साथ बात करनी है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का केतु बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। गहराई में उतरकर जो समुद्र में से सीप का मोती निकल रहा है वो केतु। अच्छा, यहाँ पे केतु बहुत कार्मिक है। केतु बहुत जगह बहुत चीजें करता है। केतु आपके जीवन को डायरेक्शन देने का काम करता है। अच्छा। जबकि राहु हमेशा भटकाने का काम करता है। मतलब तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। अगर दोनों अपनी अपनी जगह कार्य करने लगे तो। समझ गए। जबकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं। हाँ हाँ। लोगों को यही नहीं पता कि जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा या राहु किसी के साथ भी संबंध बनाकर जब विपरीत हो जाता है, तब आप अपने केतु को अच्छा बना लीजिए, राहु का प्रभाव अपने आप कमजोर हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे काम कर सकते हैं साथ में कि आप एक को प्रबल बना के। और राहु बहुत अच्छा काम भी करता है। जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है, ऐसे बहुत अच्छे नेता होते हैं। अच्छा। राहु जिनकी कुंडली में अच्छा होगा, ऐसे लोग ऑनलाइन का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंटरनेट की दुनिया में बहुत नाम कमा सकते हैं। अपन राहु का काम कर रहे हैं। अच्छा। है ना। हाँ जी। राहु जिनकी कुंडली में अच्छा होगा, ऐसे लोग जगह जगह फैल सकते हैं। जनसंपर्क बहुत अच्छा होगा ऐसे लोगों का। पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी। हाँ, जो टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, एप्स के थ्रू काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग राहु को हमेशा अपने को साथ के रखें। उनमें राहु बहुत हेल्प करता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों को ऐसा लगता है कि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री में ले जाता है। हाँ। बेशक ले जाता है, नाम, यश, कीर्ति तो राहु ही दिलाता है। और हर प्लैनेट को खुश करने के लिए कुछ रेमेडीज होती होंगी आपकी कुंडली के हिसाब से। अच्छा। कितने डिग्री का है उस हिसाब से, किस नक्षत्र का है उस हिसाब से। समझ गए मैम। इन सब के बीच ना, मतलब हमारी सारी विद्याओं के बीच जब तंत्र आता है, जब ब्लैक मैजिक आता है, जब ये सारे टर्म्स आते हैं ना, तो लोग झिझक जाते हैं कि यहाँ नहीं जाना है। इनकी तरफ क्यों वो नहीं होता कि ये रुझान नहीं होना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इसको मत अपनाओ, ये कैसे काम करती हैं? और क्योंकि इन्हीं से हमारे कुछ भगवानों के नाम भी जुड़ते हैं। हम काली माँ का नाम या कई बार महादेव का नाम भी जोड़ते हैं कि शायद भैरव बाबा का भी जोड़ते हैं। तो क्यों ये पूरी तरह अच्छा है, क्यों ये गलत है? अच्छा, तो मैंने आपको कहा ना, एज अ मेडिसिन यूज करोगे तो अच्छा है, लेकिन आप उसी चीज को बम बना के यूज करोगे तो बुरा है। तो विस्फोट भी करेगा। तो आपके ऊपर है कि आप उस चीज को यूज कैसे कर रहे हो। तंत्र शास्त्र जब बनाया गया था, ये स्वयं महादेव की दी हुई शिक्षा और ज्ञान है। अच्छा। तंत्र शिक्षा जो है वो स्वयं महादेव का दिया हुआ है। और तंत्र की जितनी भी देवियां हैं वो सारी की सारी माँ पार्वती के ही उसमें से कहीं ना कहीं उत्पन्न है, उन्हीं की शक्तियां हैं। अच्छा। ठीक है। तो अगर हम बात तंत्र की करते हैं तो तंत्र बुरा तो नहीं। तंत्र एक तरीके से ऐसी चीज है कि आप नॉर्मली किसी चीज को एक
नॉर्मल कोई चीज़ कर रहे हो वो आपकी होम्योपैथिक की तरह काम कर रही है, कि आपने उसको 2 साल 5 साल 10 साल करा तब जाकर उसका आपको 1% रिजल्ट मिला। तंत्र क्या करता है, उसी चीज़ को कम टाइम में और ज़्यादा इफेक्ट देकर आपको वापस कर देता है। अच्छा मोर इफेक्टिव, लेस टाइम, ये तंत्र है। मैम, ऐसा जब किसी पे लग जाती है, लगाई भी जाती है जैसे अक्सर, तो अधिकतर लगाई जाती है, अधिकतर लगाई जाती है, मतलब ईर्ष्या में या ऐसे दुश्मनी में, 90%। तो लोगों को आइडिया कैसे होगा? इंडिकेशंस होते हैं, आपके सिम्टम्स आते हैं, और बाकी तो फिर हम बैठे ही हैं। कुछ हैं जेनरिक चीज़ें कि मतलब अलग अलग तंत्र की अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ दुष्प्रभाव मेरे घर में भी करेंगी, मेरे रिश्तों में भी सब करेंगी? में करेगा, सब चीज़ों में करेगा। जिसके ऊपर तंत्र होगा वो सबसे पहले उसको शारीरिक कष्ट देगा, पैर पेट सिर, अच्छा, सबसे पहले हेल्थ इशू आएगा। हेल्थ इशू आएगा। ठीक है। उसमें भी कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें आएंगी। अगर तंत्र बहुत हाई लेवल का है तो आपको अलग अलग चीज़ें सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे अपने साथ, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का रंग बदलने लगता है शरीर का। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका स्वभाव बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति की खाने की पद्धति बदल जाती है, ठीक है। फिर तंत्र के अंदर एक चीज होती है कि उसको तंत्र करके छोड़ दिया गया, एक होता है तंत्र के अंदर भी किसी आत्मा को छोड़ दिया गया। इनमें क्या फ़र्क है? बहुत अंतर है, बहुत अंदर है। तंत्र का फिर भी तोड़ बहुत आसानी से हो जाता है। अगर किसी ने तंत्र मंत्र के द्वारा आपको बांधा है तो वो हाँ। फिर भी एक बारी को कंट्रोल करी हुई चीज़ है। अगर किसी ने तंत्र में आपके ऊपर आत्मा को छोड़ दिया है, कंट्रोल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मतलब उन्होंने किसी आत्मा को डायरेक्ट कर दिया कि इसको जाके परेशान कर। हेल्थ के अलावा और भी क्या इंडिकेशन थे? आर्थिक, मानसिक, रिश्तों में, घर में। अब वो तो जब जातक सामने आता है, जब उसकी चीजें सामने आती हैं, तब उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपके घर में ऐसा हो रहा है क्या, आपके साथ ये हो रहा है क्या, तब पता लगता है कि ये कौन से लेवल का और क्या करा हुआ है। जी ये मैम, तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। तंत्र शास्त्र अपने आप में जब हम सिखाने लगते हैं तो लगभग आप ये लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 134 क्लासेस होती हैं इसकी। अच्छा, इतना बड़ा है ये तंत्र रहस्य, जिसमें भी सिर्फ पार्ट 1 ही सीख सकता है बंदा। मतलब अभी तोड़ सीखना या और कुछ वो तो चीज़ें बहुत सीखना। लंबी क्रियाएं हो जाती हैं। तो मैम, जैसे आपने इसका एक उपचार, इसका एक चीज़ बताई थी आपने, इससे बचने के लिए कि नमक वाला पोछा लगाना चाहिए। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको हमेशा ईश्वर के अधीन रहना चाहिए। अच्छा, आपको बहुत सात्विक रहना चाहिए, आपको हमेशा ईश्वर का नाम जाप करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, उनको आप मानेंगे, उनके साथ चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, उतने अगर आप ही इतने स्ट्रांग हैं तो शायद ना हो इतना इफेक्ट। और मैम, इम्यूनिटी आपकी जितनी अच्छी होगी, बीमारियां नहीं होंगी। बस वही वाली बात है। आपकी बॉडी को अगर आप एकदम खुला छोड़ दोगे जी, तो फिर तो कोई भी चीज़ उस पर असर करेगी ना। लेकिन अगर आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग रख रखा है तो ऐसी चीज़ें टकरा कर ही आपके ऑरा से बाहर भाग जाएंगी। मैम एक और प्रश्न जो अक्सर अब आ रहा है और मैं भी कहीं ना कहीं उससे जूझ जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी इन स्टडीज़ को मानता हूँ। जैसे हमने अब तक बात करी, उसके बाद अब हम 2-3 नई टर्म सुनते हैं जहाँ पे आती है टैरो रीडिंग, मैनिफेस्टेशन, जो कहीं ना कहीं शायद हमने वेस्टर्न से ली हैं। कहीं ना कहीं उसमें वेस्टर्न बहुत कहते हैं कि हमारी वो है, तो उनको बहुत अब ये कि जो बहुत ही ऐसे सनातन या उन विचारों वाला है जो कुंडली में मानता है, तो वो उनमें नहीं मान पाता। वो कहता है कि यार यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, इतना डीपली सब हो रहा है ना, हमारे हर नक्षत्र और हर घर गुरु सब देखा जा रहा है। वहाँ पे एक कार्ड उठा के मैं कैसे कह दूँ कि हाँ शायद ये मेरे सही होगा नहीं होगा, या क्या लिख के या क्या मैं बोल के उतना प्रभाव डाल पा रहा हूँ अपने ऊपर कि अब वो सही में हो जाएगा। टैरो रीडिंग और मैनिफेस्टेशन के बारे में आप क्या मानती हैं? पहली बात तो ये कि कोई भी जो चीज़ आप बोल रहे हो कि विदेश से उठ के आई है, वो विदेशी नहीं है, सब अच्छा। हमारे यहाँ से ही निकली है। ये बात अलग है कि हमने उस चीज़ को कैसे लिया और उन्होंने उस चीज़ को कैसे सामने प्रेजेंट किया। उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, हमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छी है, ये मानना पड़ेगा जी। क्योंकि सब कुछ वो हमसे सीख के गए। पर वही वाली बात होती है ना, एक कहावत है ना
कि गुरु तो गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, वो वाली बात हो गई यहाँ। तो दिक्कत यहाँ पर क्या आ गई है कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो संकेत शास्त्र है, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, वो उसी से जुड़ा है। ठीक है। हम लोग पहले क्या करते थे, बहुत पहले ज़माने में हम लोग इन चीज़ों को कैसे लेते थे, किसी भी चीज़ की जब हमें इंस्टेंट प्रिडिक्शन करनी होती थी। हाँ। ठीक है। जैसे सपोज आपने मुझसे ये पूछा कि क्या मेरा ये कार्य होगा जी, तो हम क्या करते थे, कुछ संकेत बना लेते थे किसी किसी चीज़ के, है ना। सपोज करिए कि कोई पक्षी जिसको मैंने ट्रेन किया, जैसे कि तोता, मैंने उसको ट्रेन किया और मैंने उसके सामने 5 चीज़ें रख दी। ठीक है। अब मेरे तोते ने जो चीज़ मुझे निकाल के दे दी, उसके आधार पर मैंने आपको प्रेडिक्शंस दे दिए, बता दी। आपको बता दिया। तो एक तरीके से संकेत ही है ना। हाँ। कार्ड्स भी क्या होता है, जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के संकेत मिलते हैं हमको, कि वो कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, वो हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। कार्ड्स एक तरीके से जो आपकी रीडिंग कर रहा होता है वो, और जो रीडिंग करवा रहा होता है वो, उन दोनों की एनर्जीज़ को बैलेंस करके, दोनों की एनर्जीज़ को मिला के, यूनिवर्स की एनर्जी साथ में जोड़कर आपको एक नया संकेत दे देता है या मैसेज दे देता है। वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल आपको कुछ ही चीज़ें बता सकते हैं। मैं टैरो से पास्ट लाइफ भी करती हूँ। टैरो से पास्ट लाइफ? हाँ, मैं टैरो से वास्तु भी बताती हूँ। ओके। ठीक है। टैरो से मैं कुंडली भी बनाती हूँ। आपके पास कुंडली नहीं है? हाँ। नहीं चाहिए, मेरे कार्ड से मैं आपकी पूरी कुंडली बना सकती हूँ। और वो मैच करेगी? मैच करेगी। ठीक है। सेम यही चीज़ मेरी गुड़िया भी करती है, मतलब मेरी बिटिया जो है, अच्छा, वो सेम यही चीज़ करती है। उसकी कमांड टैरो पे ज़्यादा है। मैं जब से उसने टैरो करना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा सा टैरो करना बंद कर दिया है। अच्छा। क्योंकि एक मास्टर हो गया घर में, तो अब हम अपने फील्ड के ही मास्टर हैं, ज़्यादा अच्छा है। हाँ। हालांकि ठाकुर जी ने उसको बहुत 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 कुछ बख्शा है, तो वो करती है अब। तो टैरो कार्ड इस तरीके से काम करता है। अब आता है मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टिंग क्या है? हाँ। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप लिख के मांग रहे हो, आप पानी के थ्रू मांग रहे हो, आप पिल्लो के नीचे कुछ लिख के डाल दे रहे हो, या पिल्लो को बोल के कर दे रहे हो, आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो। मैनिफेस्टिंग का मतलब ये है, आप किसी चीज़ को ख्वाहिश कर रहे हो। अच्छा। और आप यूनिवर्स को वो बार बार मैसेज भेज रहे हो अपना, कि आई वॉन्ट दिस, मैं ये चाहती हूँ, मेरे साथ ये हो। हाँ। इस तरीके से करके, है ना। और यूनिवर्स आपको वो चीज़ रिपीट करके पॉजिटिवली कह रहा है कि ठीक है, यू वांट दिस, गॉड ब्लेस यू। मतलब यूनिवर्स कनेक्ट कर पाता है? यूनिवर्स कनेक्ट एनर्जी सिस्टम ही तो है जो हम अब तक बात जो मैं अब तक बात कर रही थी। पानी के थ्रू कैसे मैनिफेस्टेशन हो सकती है? पानी के ग्लास के थ्रू होता है। कुछ नंबर्स लिख के भी आप पानी के ग्लास पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। आप पानी का ग्लास अपने बगल में रखकर उसके अंदर बोलकर अपनी विश को रख सकते हो, फिर अगले दिन जाकर आप उसको पेड़ में पानी को डाल सकते हो। ओह। ठीक है। हाँ जी। आप पानी के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिनको डालकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद में उन चीज़ों को निकाल कर आप या तो बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दो, या आप कहीं पे गड्ढा खोद के वहाँ दबा दो। तो पानी के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अच्छा। इसे वाटर थेरेपी भी कहते हैं, वाटर मैनिफेस्टिंग भी कहते हैं। मतलब अपने वे में, और अगर आप उस एनर्जी, अपनी वो एनर्जी दे पा रहे हो, तो ये सारी साइंसेस काम करती हैं। एक तरीके से आप नेचर के पास उस चीज़ को पहुंचा रहे हो ना। वाटर जो है वो भी तो कहीं ना कहीं नेचर का ही पार्ट है। हाँ। अब आपने वाटर को अपनी चीज़ें बोल दी, एक जरिया बना लिया आपने। हाँ, हाँ, हाँ। हम क्या करते हैं, हम हिंदू क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ें ठाकुर जी को बोल देते हैं। हाँ। और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो मूर्ति को बोला है वो चीज़ हमें वापस मिलेगी, हमारी चीज़ें कबूल हो जाएंगी, है ना। एक तरह से ये भी मैनिफेस्टेशन ही तो हो गई। मैनिफेस्टिंग तो है, और क्या है। हम वो ठाकुर जी अपने अंदर भी मानते हैं, हम जबरदस्ती हम इसको मान रहे हैं कि विदेश में से कुछ नया निकल के आ गया। कुछ नहीं है उनके पास नया। हाँ। सब पुराना है, उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने आज तक कोई भी चीज़ सर्च नहीं करी, उन्होंने हर चीज़ रिसर्च करी है। हाँ, फर्क है।
उनके पास सर्च करने को कुछ नहीं है, हम तो बहुत पहले सब कुछ सर्च कर चुके हैं। गर्व से कहते हैं हम ये चीज़। बिल्कुल। तुम जो भी निकाल रहे हो ना, इवन मैं तो देखिए आपको बहुत बड़ी बात नहीं करती हूँ, हाँ कभी ज़िंदगी में मौका मिला और ये सब चीज़ों से निकल गई, हाँ। तो ज़रूर इन चीज़ों पे रिसर्च ज़रूर करना चाहती हूँ कि मैं एक एक चीज़ प्रूफ करूँ, ये चीज़ कि जो चीज़ अब साइंस के थ्रू वो लोग जो निकाल कर देते हैं, वो चीज़ हमारे यहाँ से तो ऑलरेडी बहुत पहले निकल चुकी है। सब कुछ है हमारे यहाँ पर, सब कुछ A to Z। बिल्कुल वही आपकी वाली बात है कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है। उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने हर चीज़ पर अपने को ब्रांड बनाना सीखा है, जो हम नहीं कर पाए। हमारा ही कपड़ा हमारे ही देश से वहाँ जाता है और वहाँ से यहाँ आते हुए उनका ब्रांड लग के वो एक्सपोर्ट हो रहा है जी। हमने मोस्टली हम सारे मेजर टॉपिक्स के लिए जिसमें लोग क्वेरी रखते हैं और मान लेते हैं कि हम सब सिद्ध कर चुके हैं, सब ने सब पूर्ण किया है ना, सब ने वो पा लिया। बट अब क्या होता है ना कि हर कोई अपने सक्सेस की डेफिनेशन या अपने आप को सफल तब मानता है जब वो पैसा कमा लेता है या कुछ इतना एसेट इकट्ठा कर लेता है या 2-4 अकम्पलिशमेंट पूरी कर लेता है। बट वो सक्सेस की डेफिनेशन होनी क्या चाहिए लास्ट में? क्यों हर कोई, मतलब हमने इतने बिलियनियर मिलियनियर देखे हैं जो लास्ट में आके हर कोई दुखी ही है, हर किसी के पर्सनल रिलेशन बिगड़े ही हैं, वो शांति, वो प्यार, वो स्नेह, वो परिवार नहीं मिलता उन्हें। ये तो एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। कुछ शब्दों में कैसे बयान करूं? सक्सेस मेरे हिसाब से, सक्सेस पाना आपकी मेहनत है, आपका कर्म है जी, और कहीं ना कहीं आपका भाग्य है। लेकिन उस सक्सेस को संभालना और सही तरीके से उसको अपने जीवन में उतारना, ये आपकी कला है। कहानी है छोटी सी कि एक ऋषि थे जी, वो एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया और मेरी सारी इंद्रियां जो हैं वो अब मेरे वश में हो गई हैं और मैं अब ना कभी किसी के ऊपर गुस्सा करूँगा, ना मैं किसी से द्वेष करूँगा, ना ही मैं किसी के साथ में एक बुरा बर्ताव करूँगा, ना मुझे लालच आएगा, ना मुझे किसी से नफ़रत है। मतलब मैंने अपनी सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है और मैं अब ईश्वर के बिल्कुल समीप चला जाऊँगा। तो ऐसा मानकर उन्होंने क्या किया कि वो एक गांव में चले गए। अच्छा। गांव में गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर अपना पूजा पाठ करने लगे, भिक्षा मांगते थे, खा लेते थे और वहीं रहने लगे। और उनको ये लगा कि अब मेरा तप पूरा हो गया है, अब मैं ईश्वर को पालूंगा क्योंकि मैं जंगल में रहकर अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर आया। एक दिन वो पूजा कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आया और उनको छेड़ने लगा। हाँ। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा, बेटा जाओ यहाँ से, हम ध्यान में हैं, हमें परेशान मत करो। बच्चा फिर जाके छुप गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आके उनको परेशान करने लगा। फिर जब डांटा तो फिर चला गया, फिर आ गया। वो बार बार ऐसा ही करने लगा। तो लास्ट में ऋषि ने उसको जोर से ऐसे हाथ पकड़ा और उसे मारने लगे। तो बच्चे ने उनसे कहा कि आप मुझे मार क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, मुझे तंग मत करो जी। तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने उनसे कहा कि आपको गुस्सा करना शोभा नहीं देता। छोटा सा बच्चा उनसे कह रहा है कि क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। तो वो उसको समझाते हुए बोले कि तुम मुझे बताओगे कि क्रोध करना मुझे शोभा देता है या नहीं देता? तुम मुझे बताओगे ये बात? हाँ। मैं जंगल में रहकर अपनी सारी तपस्या करके सारी इंद्रियों के ऊपर, अपनी के ऊपर कमान करके आया था, सबको कंट्रोल करके आया था, और तुमने 2 मिनट के अंदर मेरे गुस्से को तीव्र कर दिया। तो बच्चे ने बड़े मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा कि आप वहाँ जंगल में अकेले बैठे थे, आपकी परीक्षा लेने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आपने मान लिया कि मेरे अंदर से मेरी सारी चीज़ें खत्म हो गई। हाँ। आप सबके बीच में रहिए, फिर इन सब चीज़ों का त्याग करिए, तब आपकी तपस्या पूर्ण होगी, तब आप इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। और ऐसा बोल के बच्चा भाग गया। ऋषि को समझ में आई ये बात कि बच्चे ने बहुत गहरा ज्ञान मुझे दे दिया। अकेले रह के तो इंसान ये सोचता है मैं हर चीज़ से मुक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, एक कमरा चाहिए रहने के लिए, 2 कपड़े चाहिए, मेरा तो गुजारा चल जाएगा। मज़ा तो तब है जब आप समाज के बीच में रहिए,
आपके सामने आपका पड़ोसी लाकर बाहर मर्सिडीज खड़ी कर दे और आपके मन में यह है कि मेरी ऑल्टो ठीक है यार, ले आया, बहुत अच्छा करा, हाँ, तब है मजा कि आपने अपने ऊपर संयम पा लिया। परीक्षा तो दी नहीं ना ऋषि ने। परीक्षा तो दी ही नहीं आपने, बिना परीक्षा के आपने मान लिया कि आप उत्तीर्ण हो गए। हाँ, तो सफलता आप किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे ये आप परिभाषित मत करिए। आप सफल हैं या नहीं, इसे आप वक्त के साथ खुद परखिए और फिर बताइए। लोगों के लिए सफलता अलग अलग रूप में आएगी। माँ बाप ये मानेंगे अरे हम तो 10 लाख कमाते थे, हमारा बच्चा 50 लाख कमाता है, सफल हो गया। जी, दोस्त ये कहेंगे अरे यार हम तो बाइक से घूमते थे, चलो आज ये ऑडी में घूम रहा है, ये सफल हो गया। गर्लफ्रेंड या बीवी ये कहेगी अरे वाह इनका तो 5-10 लाख रुपए का पैकेज हो गया, ये तो सफल हो गए, वी आर सेटल्ड नाउ। ठीक है, बच्चे हाईफाई स्कूल में जा रहे हैं, वी आर सेटल्ड नाउ, हम सफल हो गए। 100, 200, 500 लोग हमें जानते हैं। अब हम जैसे लोग हैं, हमें अगर लाखों लोग जानते हैं तो हम ये कहें हम सफल हो गए? नहीं। सफलता की परिभाषा बहुत अलग अलग होती है और अलग अलग मायने में होती है। मैं अगर अपनी फील्ड में कहूँ तो मैं ये कहूँगी मैंने अभी 10% भी नहीं करा। अच्छा, अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना बाकी है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने पीछे से देखती आई हूँ उसमें से तो मैं कुछ अभी कर ही नहीं पाई। हाँ, ये गहरा ज्ञान भी जरूरी था मैम। मैं सफलता अपनी उस दिन मानूंगी जब लोग इस बात का उदाहरण देंगे कि ये काम कहीं ना हो ना, तो उनके पास चले जाना, वहां होगा। उनके ठाकुर जी के दरबार में ये काम होना ही है। जिस दिन ये चीज लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी, हाँ। मैं मानूंगी कि मैं सफल हूं। जिस दिन मेरे घर पर या मेरे द्वार पर या मेरे ठाकुर जी के पास आने वाला व्यक्ति हाँ, कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन में आए और वो सही होकर चला जाए, मैं मानूंगी उस दिन मैं सफल हो गई। तब मैं सफल हो गई। तो सफलता की परिभाषा हर किसी की अपनी अपनी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैम, हमारे क्वेश्चंस की अवधि वैसी बढ़ते जा रही थी। इसी में हम रैपिड फायर हमेशा ये होता है कि हम लाना चाहते हैं पर वो इवेंचुअली आ जाता है। जैसे अब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थ्रो हो रहे थे, इसी को थोड़ा कंटिन्यूएशन कर मिलाते हैं और मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन आपसे जल्दी पूछता हूँ। मैम, हमने ऐसा भी सुना है कि आपने एक्टर्स की प्रेडिक्शन करी है, आपने बहुत बार अपने एंड पे ही। अब उस पॉइंट पे तो आपको ना उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना आपको उनके बारे में कुछ बहुत पता है, ना पर्सनल लाइफ पता है एक हद तक, पर आपने कैसे प्रेडिक्ट किया और कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपने किया हो? इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ कर लेते हैं कई बार। जैसे मैंने आपको बताया था हम प्रश्न कुंडली का बहुत यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर हम फेस रीडिंग कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हमारी अपनी कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं जो हम विशेष तौर पर लगाते हैं, हम वो कर लेते हैं। ओके। तो इस तरीके से करके हम उनके बारे में प्रिडिक्शंस कर देते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो ज़्यादा पता नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों से मालूम पड़ जाता है। और किसकी की है, बहुत सारे लोगों की है। अभी रिसेंटली मैं संजय दत्त साहब की करके आई, अच्छा, बिना किसी पर्सनल कनेक्शन के? बिना किसी पर्सनल कनेक्शन के। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बॉम्बे गई थी, हाँ। किसी काम से, वास्तु के लिए गई थी मैं। अच्छा, तो किसी ने मुझे बताया कि ये संजय दत्त जी का बंगला है। तो मैंने वहाँ पर जल्दी जल्दी एक पेपर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी, हाँ, और मैंने बोला कि उनके गार्ड को अगर दे सकते हो तो दे दो, उनको बोलो कि उनको पकड़ा दे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इस पे कोई नाम कुछ तो लिख दो। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं लिखना, बस उनको पकड़ा दो, उनके लिए क्रेडिट नहीं चाहिए था आपको? हाँ, नहीं चाहिए था। हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, ट्राई हाँ, करते हैं, हाँ। अगर ले लेंगे तो। ले तो लिया था उन्होंने, तो ऐसा हो जाता है। मैम, भारतवर्ष में हम बहुत चीज़ें मानते हैं, शक्तिपीठ या सिद्धपीठ, ऐसे मंदिर, बहुत मिस्टीरियस प्लेसेस मानते हैं। बहुत जगह हमें पता नहीं होता कि, हमें पता है वहाँ चमत्कार है पर क्यों है। ऐसे कुछ आपका अनुभव या आप जहाँ मानती हो जिन जगहों को, या जो आपके लिए भी मिस्ट्रीज हैं कि वहाँ पे इतनी शक्ति कैसे है? मेरे लिए मिस्ट्रीज तो कभी नहीं होती, क्योंकि अच्छा। मुझे पता है कि वहाँ पे एक देवीय शक्ति है जिसके आगे हमेशा हमें नमन करना चाहिए। और ऐसे मंदिर तो अनगिनत लिस्ट है फिर तो मेरे पास में। अच्छा। बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर जिसे मैं बहुत शक्ति का सबसे बड़ा भंडार मानती हूँ, हाँ, वो है माँ कामाख्या देवी, शक्तिपीठ है शायद। शक्तिपीठ अच्छा। है। फिर उसके बाद में आप अगर कहें कि जहाँ आपको साक्षात में समझ में आता है कि शक्ति वहाँ पर है, हाँ, या वहाँ का अलग ही एक अपना ऑरा है, बाके बिहारी। अच्छा। फिर वृंदावन। आप बहुत लंबी हैं, फिर तो अगर मैं कहूँ तो मेरे ठाकुर जी के सारे मंदिर ऐसे हैं।
अगर मैं आपको इसके अंदर गिनाऊं तो फिर हमारे गोविंद देव जी, हाँ। मेरे आराध्य देव, उनकी तो शक्ति अपरंपार। आप वहाँ सिर्फ खड़े होकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं मतलब क्या पा लिया मैंने। जी। आपको लेना आना चाहिए, वहाँ देने की कमी नहीं है। अच्छा। वहाँ ऐसा है, वो एक ऐसी वहाँ पे धारा प्रवाह है, हाँ। जिसको आपका मन, आपकी आत्मा को आप खाली करके चले जाइए तो वो आप में समाहित हो ही जाएगी। अच्छा। ठीक है। हाँ। फिर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का गढ़ जिसे हम मानते हैं माँ ज्वाला देवी। अच्छा। ठीक है। एक बहुत बड़ी शक्ति का जो हम श्रोत्र मानते हैं माँ तारा देवी। माँ तारा देवी। और एक मेरे हृदय के बहुत करीब, जिनकी असीम शक्तियाँ मैंने हमेशा महसूस करी, क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ और जब जब मैं वहाँ जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ पाकर आती हूँ। अच्छा। ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है अपनी ज़िंदगी का। जगन्नाथ जी। अच्छा। जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी हमारे 4 धाम में से एक धाम। हाँ जी। उनकी तो लीला ही अद्भुत है और उनके तो इतनी किस्से हैं, इतनी कहानियाँ हैं कि, और वो सच में आप जब वहाँ जाओगे तो आपको फील होगा कि सच में यहाँ पर कुछ बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है। ऑडियंस से जानना चाहिए मैम, हम कभी इस पे बहुत डिटेल बिल्कुल बात करेंगे, करेंगे, क्योंकि आप वहाँ हर साल जाती हैं। मैं हर साल जाती हूँ। और ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं। जी। अपने आप में अगर शक्तियों की आप बात करें तो हनुमान जी के बहुत सारे सिद्ध मंदिर हैं। हम मेहंदीपुर बालाजी बहुत सुनते हैं। मेहंदीपुर बालाजी अपने आप में बहुत बड़ा सिद्ध धाम है। सहारनपुर बालाजी अपने अच्छा। आप में बहुत बड़ा सिद्ध धाम है। आप अगर राजस्थान के ही बालाजी की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर एक काले हनुमान जी का मंदिर है। काले हनुमान जी भी काले हैं। हनुमान जी का मंदिर है, वो बहुत अपने आप में सिद्ध धाम है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ सिर्फ सिर्फ गंडा पहनने से लोगों की बड़ी से बड़ी नज़र और बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। गंडा क्या होता है मैम? एक धागा टाइप। अच्छा। समझ लीजिए, वहाँ पे स्पेशल सिद्ध करके पंडित देते हैं ओके पहनने के। ओके। और अगर आप इस तरह की चीज़ों की बात करें तो बहुत सारे भैरव मंदिर हैं। हाँ। जहाँ की शक्तियाँ अपरंपार हैं, जिनका मतलब आप कहीं से आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। हाँ। और आज ही मेरा तय हुआ है तो एक शक्ति का बहुत बड़ा गढ़ है। हाँ। वो है तिरुपति बालाजी। अरे बहुत बड़ा। जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका तो नाम आने से ऐसा लगता है कि कुछ शरीर के अंदर प्रवाह हो गई। हाँ। शक्तियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसी तरीके से माँ छिन्नमस्तिका। हाँ। बहुत बड़ा, वो भी एक अपने आप में शक्तिपीठ है। हनुमान जी के मंदिर की जब बात चल रही है तो हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे हनुमान जी के और भी ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में बहुत सिद्ध हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे जयपुर के अंदर ये खोले के हनुमान जी। खोले के हनुमान जी जी, यहाँ ठीक है। उनका बहुत अपनी विशेषताएं हैं। वहाँ कोई भी जाकर मनौती मांगे तो पूर्ण होती है। मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष में तो हर कण कण के अंदर ही शक्ति बसी है। मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो लूँ और ना लूँ, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जितनी भी जगह हैं सब शक्तियों से भरी हुई हैं। आप तो कहीं भी सच्चे मन से बस एक पैर रख दीजिए तो मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपके साथ ही चलेंगे। हम गुड़गांव में बैठे हैं, हमारे यहाँ इतना बड़ा शक्तिपीठ है माँ शीतला माता। शीतला माता मंदिर, बिल्कुल। तो किन किन चीज़ों की बात करूँ, आप चले जाइए आपके दिल्ली के अंदर, वहाँ इतने सारे मंदिर हैं जी। तो जहाँ मेरे ख्याल से आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। भगवान तो हर जगह है। हर जगह। फिर तो भगवान आपको इंसान में भी मिल जाएंगे। मंदिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैम अब वही है ना, हम बातें करे जा रहे हैं, हमारे नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं। मैं जिज्ञासु, मैं विद्यार्थी बना पड़ा हूँ। मैं हर जितना हो सके, आज के पॉडकास्ट का शायद यही था कि हमारे चैनल में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, कुछ ऐसे बिल्कुल ही हमारे रूट से जुड़े टॉपिक्स नहीं कवर हुए थे, तो आज मुझे वो करना था। और आज की कोशिश ये रही, चाहे व्यूअर्स के लिए भी रहा, उन्हें भी ये पता लगाओ कि हम कितने रिच हैं कल्चर वाइज। हम कितना कुछ लिए बैठे हैं और अभी भी हम वेस्टर्न को वैलिडेशन दे रहे हैं, हम किसी और को वैलिडेट कर रहे हैं, या हम कई बार अपने आप को वैलिडेट करके भी गलत इंसान पे चला जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद मैं भी समझाऊँ, ये भी समझे होंगे। और आप जिस तरह से हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर देती हैं ना, कि ये तो ऐसे है, ये एनर्जी ऐसी है, ये वॉल ऐसी है, पेट ऐसे है, वो हम लिंक कर पा रहे हैं, हम जोड़ पा रहे हैं उन बातों को। अब वही वाली बात है कि शायद आज जो हमारी बात हो रही है वो कुछ ऐसा है कि मैं हिमालय के ऊपर रुमाल, मतलब हिमालय को रुमाल से ढकने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि संभव नहीं है। और
इसीलिए शायद हमें आगे भी आना पड़े, हमारी ऑडियंस। संभव क्यों नहीं है जब हमारे हनुमान जी हाँ पूरा का पूरा पहाड़ उठा सकते हैं एक संजीवनी के लिए, तो संभव क्या नहीं है? संभव तो केवल हमारी सोच और इरादों में होना चाहिए। जी। संभव तो सब कुछ है। आज के लिए मैम कैसे विराम दे, मुझे नहीं मिले कोई शब्द, क्योंकि हमने इतना सीखा, हमने इतना जाना, और अभी भी काफ़ी प्रश्न है, ऑडियंस के काफ़ी प्रश्न होंगे, ये सारे कमेंट्स करेंगे, ये सारे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, पर अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है तो हम ज़रूर फिर बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। कैसा लगा मैम आपको, बताइए मैं आके। बहुत अच्छा। हमें मतलब आपकी क्या हमें बहुत अच्छा लगा मैम, हमने बहुत कुछ सीखा। और अब आपके कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं मैम तक पहुंच के या इनकी टीम तक पहुंच के आपके उन सारे क्वेश्चन के रिप्लाई पूरी तरह करने की कोशिश करूंगा। हम फिर मिलेंगे मैम, जरूर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बिल्कुल बतलाएंगे, फिर बतलाएंगे, फिर आएंगे, बताइए। फिर आएंगे। धन्यवाद मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जैसा मैंने कहा, मैं खुद त्रिशला मैम से रिक्वेस्ट करके उनकी रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।